सर राजीव प्रताप, दिल्ली उत्तराखंड लाइव। तो यहाँ पर हमारे साथ अब रजिस्ट्रार सर हैं दून विश्वविद्यालय के। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए, कैसे दून यूनिवर्सिटी एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में पहचान बना रही है धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर। सर यहाँ पे कुलपति महोदय यहाँ पर प्रोफेसर सुरेखा डोंगवाल जी हैं। मैडम पहले दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मौका मिला आपके इस प्रांगण को, कॉलेज को, कैंपस को कवर करने का, तो हम आए हैं। और पहले तो बहुत बहुत बधाई कि शिक्षा के क्षेत्र में दून यूनिवर्सिटी अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर रहा है और देहरादून शहर की एक नीड थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी। शैक्षणिक सत्र 2009 में प्रारंभ हुआ। हाँ। अब जैसे देख रहे होंगे पूरा कैंपस, आप देख रहे हैं कितना ग्रीनरी है। हाँ बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। इको फ्रेंडली कैंपस है। हम्म। विद्यार्थी जब यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, हमारे पास स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक के पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा है। ये हमारा बॉयज तो आती ही है गूगल वगैरह। तो इन कंपनियों में जाने के लिए बच्चे मतलब काफी कोशिश करते हैं। तो मतलब जो आपका प्लेसमेंट सेल होता है, आप बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या जब कंपनी यहाँ पर आए तो उस समय वो बच्चे नर्वस ना हो। So as we know what is accounting, as we have already understand all the concepts of accounting, so today we are going to study what is a business establishment. So there is a role of very important role of accounting in business establishment. कोर्स कीजिए, क्योंकि दो चीज़ें होती है। एक होता है कि आपको कॉलेज चूज़ करना है, दूसरा होता है कि आपको कोर्स चूज़ करना है। दोनों ही चीज़ें को तालमेल बिठाना होता है। पर आपका नमस्कार, दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे दून यूनिवर्सिटी, दून विश्वविद्यालय, जो देहरादून का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर कि लैंग्वेजेस के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस के प्रोग्राम चलते हैं। तो और कल यहाँ पर उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन भी है, जिसमें कई लोग उत्तराखंड से आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे पास ये बोर्ड लगा हुआ है उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का। तो आज हम दून यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करेंगे और आपको प्रत्येक डिपार्टमेंट दिखाएंगे, यहाँ का कैंपस दिखाएंगे, क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ चलिए दून यूनिवर्सिटी की सैर पर। मैम, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? एक्चुअली और ऑडियंस बाइलिंगुअल। बिल्कुल बाइलिंगुअल। ओके। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ अभी प्लेसमेंट सेल की, जो यहाँ पे हेड हैं, और पूरी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट सेल की आप हेड हैं मैम। पहले तो दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम, जैसे कि हम देख पाते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो देहरादून शहर है, ये एक हब है, एजुकेशन हब है, एजुकेशन सिटी इसे कहा जा रहा है। आगे भी कुछ चीज़ें होनी है, लेकिन जो आपका प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। किस तरह की प्लेसमेंट ड्राइव आप लोग हर साल चलाते हैं? हम लोग के यहाँ पर जो दून यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एक एडवांटेज है कि रिक्रूटर्स की एक एक चॉइस रहती है। ये अच्छे टॉप ब्रांड्स जैसे एक्सेंचर है, अमेजॉन है, वो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आते हैं। नए ब्रांड्स ऐड हुए हैं इस साल भी। हम हर साल कोशिश करते हैं कि 5 से 10 नए ब्रांड्स, नई कंपनीज को ऐड करें। जैसे इस साल हम लोगों ने त्रिवेणी एल्मीराज को ऐड किया है। देन हमारा TCIL है, विच इज़ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसको ऐड किया है। देन हम लोग का एक कंपनी है S&P ग्लोबल, जो मार्केट रिसर्च कंपनी है, उसको ऐड किया है। तो अच्छे कंपनीज ऐड होती हैं। जैसे एक्सेंचर है, उन्होंने 14 लाख का पैकेज दिया है, 7 बच्चों को सिलेक्ट किया है। हाँ जी, 7 बच्चे उसमें गए हैं। तो अमेजॉन है, अमेजॉन सारी फील्ड्स के लिए आई है, सारे डोमेन्स के लिए आई है। तो हर फील्ड के लिए अच्छा यहाँ पर। तो ज्यादातर जो प्लेसमेंट आपकी होती हैं, मतलब किस डिपार्टमेंट से ज्यादातर प्लेसमेंट अब तक हम हुई है? लोगों की मतलब मैनेजमेंट से अच्छी होती है, लैंग्वेजेस से अच्छी होती है। हर डिपार्टमेंट से प्लेसमेंट, हर डिपार्टमेंट से होती है। मगर जिसको कहते हैं कि हम लोग फर्स्ट चॉइस रहते हैं रिक्रूटर्स की, वो लैंग्वेजेस में है, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि लैंग्वेजेस का यहाँ पर ही मेरे ख्याल से कोर्सेज चल रहे हैं पूरे देहरादून में। और यहाँ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट भी हमारा काफी अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेसमेंट्स रहते हैं। अच्छे ब्रांड्स आते हैं, अच्छी कंपनीज आती हैं। कुछ कंपनीज जैसे S&P ग्लोबल है, वो सिर्फ उत्तराखंड से सिर्फ दून यूनिवर्सिटी में आई है। उन्होंने दून यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया है। जैसे कुछ कंपनियां में स्टूडेंट जाना चाहते हैं मैम, इन्फोसिस हो गया आपका, SCL हो गया, एसेंचर का आपने अभी बताया ही है। बिल्कुल, एक्सेंचर, अमेजॉन तो आती ही है, गूगल वगैरह। तो इन कंपनियों में जाने के लिए बच्चे काफी कोशिश करते हैं। तो जो आपका प्लेसमेंट सेल होता है, आप बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या जब कंपनी यहाँ पर आए तो उस समय वो बच्चे नर्वस ना हो,
मतलब कॉन्फिडेंसली फेस करें अपने इंटरव्यू को, या जो भी उनकी प्रोसेस होती है? देखिए, हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग पहले गैप एनालिसिस करते हैं कि स्टूडेंट्स में कहाँ गैप है। जैसे उनके कम्युनिकेशन स्किल में गैप है, या पर्सनालिटी में, या कॉन्फिडेंस लेवल में गैप है, तो हम लोग इन लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं। जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे रिसेंटली हमने महिंद्रा प्राइड नांदी फाउंडेशन से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया 36 आवर्स का गर्ल्स के लिए, जिसमें उन्होंने 36 आवर्स में उनको रिज्यूमे मेकिंग, उनको मॉक इंटरव्यूज, देन बॉडी लैंग्वेज, इन सब का उन्होंने ट्रेनिंग दी। 36 आवर्स की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। ऐसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप करके इनको इन हाउस ट्रेन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब कंपनीज आती हैं तो बच्चों को एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका अलग होता है, तभी हम लोगों का सिलेक्शन रेट अच्छा रहता है अक्रॉस ऑल कोर्सेज। हमारे पास 10 स्कूल्स हैं, 10 के 10 स्कूल्स में हम लोग हम कह सकते हैं कि हमारे प्लेसमेंट्स अच्छे जाते हैं। इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट कैसी है यहाँ पर अभी? इंजीनियरिंग हमारा अभी वो बैच इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर तक पहुंचा नहीं है, अभी वो सेकंड ईयर में है। लेकिन यहाँ पर तो मेरे ख्याल से एमटेक भी चल रहा था एक बार, मैंने एमटेक चलता है, बट बीटेक अभी सेकंड ईयर में। अभी हमारा जो फाइनल 2 साल लगेंगे हमारा फाइनल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट। उसके बाद कुछ कंपनी आएंगी जो टेक वाली होगी। टेक्नोलॉजी भी आ रही है, टेक्नोलॉजी की ही कंपनीज आ रही हैं, बट टेक्नोलॉजी की कंपनीज बाकी स्टूडेंट्स को लेके जा रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारा बीटेक का बैच उस लेवल पे नहीं आया है। सेकंड ईयर पे है अभी हमारा बीटेक का बैच, क्योंकि अभी नया कोर्स है बीटेक यहाँ पर। पर बीटेक बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर चलता है, अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छी इनको ग्रूमिंग मिलती है, बहुत अच्छे इनको कोडिंग एंड लैंग्वेजेस के बारे में बताया जाता है। बट एट द सेम टाइम अभी वो हमारा सेकंड ईयर में ही है। मैम थोड़ा ये भी जानना चाहते हैं कि जब आप प्लेसमेंट सेल को पूरी तरह से देखते हैं, आप इसकी हेड हैं, सर्विस सर्वा कह सकते हैं हम इसको शुद्ध हिंदी में, थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपका जो अनुभव रहा यूनिवर्सिटी में, कब से आपकी जर्नी यहाँ पे शुरू होती है? मेरी जर्नी सर 1-1.25 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर, और इससे पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, प्लेसमेंट्स में भी काम किया है। मैं डीन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट थी, और वहाँ पर मैंने 19 साल काम किया है, 19 ईयर्स काम किया है। तो इसमें काफी मेरा अनुभव है इस फील्ड में। एंड ऑब्वियसली बल्कि दून यूनिवर्सिटी का अपने आप में काफी नाम है कि रिक्रूटर्स की पहली चॉइस रहती है, क्योंकि बच्चा जो है एक सिलेक्शन प्रोसेस से आता है यहाँ। सबसे अच्छी बात है कि बच्चा सिलेक्शन प्रोसेस से आता है, और बिकॉज बच्चा सिलेक्शन प्रोसेस से आता है तो हर बच्चा नहीं एंट्री पा पाता है। तो क्योंकि हर बच्चा नहीं एंट्री लेता है, तो हमें पता है क्वालिटी एक अश्योरेंस वहां पर हो जाता है एंट्री लेवल पे। तो एग्जिट लेवल पे उनको पता है कि अगर एंट्री इनकी कंट्रोल्ड थी तो एग्जाम क्रैक करके बच्चा है तो ऑलरेडी थोड़ा सा, इसलिए हम लोग की क्वालिटी पे लोगों को अश्योरेंस रहती है। मैम जो स्टूडेंट्स दून यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, इन फ्यूचर में वो पार्ट बनना चाहते हैं, अब आने वाले स्टूडेंट 8 साल नए एडमिशन होते हैं, उन स्टूडेंट्स को संदेश देना चाहेंगे कि क्यों वो दून यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें? दून यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो है ही, बट अगर आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए तो दून यूनिवर्सिटी से अच्छा ऑप्शन आपको इस पूरे रीजन में नहीं मिलेगा। अच्छे फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी है पूरे रीजन में। आपको लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है हमारी, वी गॉट अ वेरी स्ट्रांग लीडरशिप हमारी, वी गॉट अ वेरी स्ट्रांग वाइस चांसलर, जो हेडशिप हमारी है यूनिवर्सिटी की बहुत स्ट्रांग है। फैकल्टी बेस बहुत स्ट्रांग है। मैम जितने भी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर हैं वो कहाँ से हैं, मतलब आप बता सकते हैं? पूरा आपको ऑल ओवर इंडिया है, कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे पास इंटरनेशनल फैकल्टीज भी आती हैं, गेस्ट लेक्चरर्स भी हैं। बिल्कुल, मैनेजमेंट में जैसे हमारे यूएस की फैकल्टी पढ़ा रही है, एवरी सैटरडे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और जब वो कैंपस में आते हैं तो यहाँ पढ़ाते हैं। कैंपस में भी आते हैं? कैंपस में भी आते हैं। तो बहुत अच्छा इनको एक्सपोजर मिल रहा है स्टूडेंट्स को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसी मतलब कैंपस में है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, और यहाँ पे हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्राची मैम। हाँ मैम, पहले तो स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के साथ, जो एक अध्ययन का काम होता है, टीचिंग का जो आपका मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस है, कैसा रहा? बहुत अच्छा है, और हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर हिल रीजन से तो आते हैं उत्तराखंड के, और प्लस हमारे पास अच्छी बात है कि हमारे पास अदर स्टेट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, और जिसकी वजह से एक डाइवर्सिटी हम मेंटेन कर पाते हैं अपने क्लासेस में, जो दोनों के लिए पर्सपेक्टिव से टीचिंग एंड लर्निंग दोनों में ही मतलब बहुत अच्छा उपयोगी है। तो मुझे लगता है कि जो टीचिंग है वो, और जो जिस तरह का वातावरण है और जो इन्वायरमेंट है यहाँ पर, वो तो बच्चे ही जब आते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह का वातावरण तो हमें और कहीं मिल ही नहीं सकता था, ये इन्वायरमेंट। तो वो मुझे लगता है कि हमारी यूएसपी है। आप मैम बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा,
2011 से मैं यहाँ दून यूनिवर्सिटी में हूँ। उससे पहले मैं कार्यरत थी इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है बरेली में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, वहाँ पर मैं रही। IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में भी मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा। तो कुल मिलाकर के 20-21 साल का अनुभव है, टीचिंग का अनुभव है। हाँ जी, हाँ जी। मैम प्लेसमेंट के बारे में क्या जानना चाहूँगा आपसे कि प्लेसमेंट आपके दून यूनिवर्सिटी की कैसी है इस समय? प्लेसमेंट सर हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2023 में हमारे प्लेसमेंट सेल ने मारुति सुजुकी गुड़गांव के म्युनिसिपल प्लांट है, यहाँ से 6 बच्चों को लेके गई है वो। अच्छा अच्छा। क्या पैकेज रहा होगा मैम? कोर पैकेज था उनका 6 लाख पर एनम का। 6 लाख पर हाँ जी, हाँ जी। और इसके अलावा हमारे अमेजोन आती है दून यूनिवर्सिटी में, और एसेंचर है जिसका कि हाईएस्ट पैकेज था हमारा 15 लाख के आसपास हमारा एसेंचर का भी पैकेज रहा है। तो मेजॉरिटी इवन हमारे जो मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के, वो ITC में सर्व कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स HDFC में मैनेजरियल रैंक पे बच्चे गए हैं, और एक्सिस बैंक में स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब ओवरऑल जो प्लेसमेंट हो जाती है, मतलब मान सकते हैं 80-90% प्लेसमेंट हो जाएगा। होती है, बिल्कुल बिल्कुल। आप फैकल्टी मेंबर के लिए मैम, जैसे कि यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, तो फैकल्टीज के लिए भी यहाँ पर क्या है? हाँ जी, हाँ, फैकल्टी के लिए अकोमोडेशन है। इनफैक्ट मैं भी जो है फैकल्टी रेजिडेंस में मैं खुद भी रहती हूँ। हाँ, और बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी में, और पूरा वेल मेंटेन्ड है, जहाँ पर फैकल्टी को अपार्टमेंट्स अलॉट हो रखे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छे संस्थान जहाँ पे फैकल्टी के भी वेलफेयर के लिए, इवन बच्चों के लिए लाइब्रेरी और सारे जितने भी संसाधन हैं जिनका की जरूरत होती है आपके एक संस्थान में, शिक्षक संस्थान में, तो वो मुझे लगता है कि बेस्ट है। और आगे इसके तो मतलब बहुत अच्छे मतलब ग्रोथ, मतलब ईयर बाय ईयर कॉलेज काफी ग्रो कर रहा है। हम देखते थे कि 2009, 10, 11 में थोड़ा सा यहाँ पर तो जो रस है कम रहता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे मतलब शाम को सड़कें भी गुलजार हो जाती, छात्र छात्राएं घूमते हैं। बिल्कुल, छात्र छात्राएं हैं। प्लस हमने हमारे यहाँ जो हमारे मैम है, उन्होंने एक हरेला पथ हमने यहाँ पे डेडिकेट कर रखा है, जिसमें कि हम यहाँ जो लोकल हमारे जो सिविल सिटीजन्स हैं, वो यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स उस हरेला पथ पे अभी मेरे ख्याल से कुछ समय पहले गया हरेला। हाँ जी, तो वो हरेला पथ हमने डेवलप कर रखा है अपनी यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ अलाउड है, जो सीनियर सिटीजन्स है वो वॉक करते हैं। हाँ, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए आ सकते हैं, वो परमिटेड है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो इसी क्रम में अब हमारे साथ हैं विपुल गोस्वामी सर, जो कि यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज के पढ़ाते हैं यहाँ पे। सर, जानना चाहूँगा कि अब लैंग्वेजेस के भी कोर्सेज शुरू होने लग गए हैं उत्तराखंड में, ये नया भी हो सकता है, वैसे तो सर हर जगह नया ही है, और यहाँ पर 5-6 कोर्सेज आपके यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। लेकिन जर्मन की बात करेंगे, क्योंकि आप जर्मन पढ़ाते हैं, आखिर स्टूडेंट जर्मन क्यों पढ़े, और उसके लिए क्या मतलब फ्यूचर में उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कि अपना करियर उस फील्ड में ले जाए? जी बिल्कुल, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस पर एक बात करना चाहूँगा कि देहरादून में और उत्तराखंड में ये कोर्स 2010 से चल रहे हैं। मतलब ये उत्तराखंड में अपने में एक अलग डिपार्टमेंट है जो पिछले लगभग 14-15 साल से विदेशी भाषाओं पे बिल्कुल आधारित है, और यहाँ भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा आपके सवाल है कि जर्मन लोग क्यों पढ़ें, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं, तो विदेशी भाषाओं का पढ़ने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि आप एक तो उस देश से भी जुड़ते हैं इससे, और वो पढ़ के ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जर्मनी में ही नौकरी मिलेगी। आप बहुत सारी ऐसे जर्मन कंपनीज़ हैं जो अभी इंडिया में, खासकर पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा मतलब अभी एक्टिव हैं, और आप उनके साथ भी जुड़ के अच्छे मतलब आपके लिए जॉब प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। और इसमें एक एकेडमिक आपका एडवांटेज भी है कि लोग पढ़ते हैं, और पढ़ के वो और उस देश को बेहतर समझ पाते हैं। प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? प्लेसमेंट के बारे में क्योंकि अभी उत्तराखंड में तो यही मतलब यहाँ जर्मन पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर, मतलब किसी बड़े संस्थान में, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो यहाँ मतलब अगर आप BA के दिनों में देखेंगे तो मतलब 100% है। मतलब जितने बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं। 2023 का बैच मैं याद कर पा रहा हूँ, तो उसमें ऐसा था कि 24 बच्चों में से 16 सिर्फ अमेजोन में चले गए थे, और वो सब मतलब 70-80 हज़ार के ऊपर की सैलरी पर गए थे, अच्छी सैलरी पर गए थे। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पर, लोग आराम से मतलब नौकरी उनकी लगती है। मतलब मैं बोलूँगा कि इंजीनियरिंग से ज़्यादा मतलब और कम पैसे लगा के अच्छे से लोग अपनी जॉब कर पाते हैं, और मतलब लगती है उनकी नौकरी लग जाती है। कोर्स करना थोड़ा सा इकोनॉमिक भी है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें कि बहुत सारा मैनेजमेंट, अगर आप आर्किटेक्चर देखिए जहाँ की फ़ीस आपकी पर सेमेस्टर इतनी ज़्यादा पड़ती है, आपको वो डिग्री मतलब 9-10 लाख की पड़ती है, उस हिसाब से किफ़ायती भी है, और आपकी प्लेसमेंट अच्छी है, मतलब नौकरियाँ लग जाती हैं। सर, थोड़ा ये भी जानना चाह रहे हैं, हम सबसे जानना चाह रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से। और यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं कब से दे रहे हैं? 2021 से। 2021 से। इससे पहले आप हिमाचल में? नहीं, इससे पहले मैं दिल्ली में था। दिल्ली में किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ा रहे? मैं पहले JNU में कुछ समय पढ़ाया था, उसके बाद मैंने गुड़गांव में पढ़ाया, उससे पहले मैं जर्मनी में 2 साल था,
और फिर मैं 2021 की गर्मियों से यहाँ पर हूँ। क्या फ़र्क देखते हैं जेएनयू में और यूनिवर्सिटी में? माहौल अच्छा है यहाँ पढ़ने का, पढ़ाने का। मतलब यहाँ मुझे लगता है कि बहुत बेहतर है, जितना कि खासकर माननीय कुलपति के आने के बाद। तो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट है यहाँ पर, आप आराम से अपना काम करवा सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी की दिक्कत हमें कभी नहीं हुई, एज ए फैकल्टी कभी नहीं हुई हमें। मतलब कि काम करवाना है, बस एक लेटर भेजा, काम हो जाता है। बिल्कुल, मतलब बहुत सबसे बड़ी बात मुझे लगता है जो माहौल की बात है, क्योंकि यहाँ पर मैंने पॉलिटिक्स भी नहीं है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी नहीं होती नहीं है नहीं जितनी नहीं जेएनयू नहीं में है। नहीं नहीं जेएनयू में तो वो अलग ही दुनिया है, आप जानते होंगे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पॉलिटिक्स की लॉन्चिंग पैड है वहाँ पर। बिल्कुल 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 वैसा नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अपना पढ़ के जाते हैं और अच्छा लाइफ में कुछ निकलते हैं। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जर्मन में अगर मैं बच्चों में देखूं तो उनका भी बहुत सीधा उनका रवैया होता है कि वो आते हैं, जो उनको सीखना है वो सीखते सीखते हैं हैं और और जाके निकलते अपने पढ़ते हैं। मतलब वो इधर उधर, पॉलिटिक्स भी अपने में एक प्रोफेशन है, पर मुझे लगता है उस प्रोफेशन के लिए दून यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, दून यूनिवर्सिटी है बेसिकली पढ़ने के लिए, पढ़ के आप अपना करियर बनाने के करियर लिए, बना लेंगे। और बच्चे भी उस तरह के ही आते हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर बहुत आपका। धन्यवाद, थैंक यू। तो इसी वीक हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इस जो कैंपस की हम स्टोरी कवर कर रहे हैं, प्रोफेसर एच.सी. पुरोहित साहब, जो डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर हैं यहाँ पे। सर पहले तो वो स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि ये यूनिवर्सिटी है जो 2009 में ये इस्टेब्लिश होती है, और इस्टेब्लिशमेंट के बाद यहाँ पर विभिन्न तरह के कोर्सेज आते हैं। तो इस समय जैसे देहरादून एक एजुकेशन हब है, दून यूनिवर्सिटी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है इस चीज़ में? दून विश्वविद्यालय राज्य का एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है और 2005 में हाँ। राज्य की विधानसभा से इसको गठित किया गया। 2005 अधिनियम के बाद जी, कुछ, हाँ, 2005 अधिनियम से, लेकिन इसका शैक्षणिक सत्र 2009 में प्रारंभ हुआ। हाँ, हाँ, अब जैसे देख रहे होंगे पूरा कैंपस, आप हाँ। देख रहे हैं कितना ग्रीनरी है, हाँ, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। इको फ्रेंडली कैंपस है। हुँ। विद्यार्थी जब यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं, हमारे पास स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक के पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा है। ये हमारा बॉयज हॉस्टल है। हाँ, इसमें 250 से भी अधिक विद्यार्थी हाँ, इस छात्रावास में हाँ, निवास करते हैं, निवास करते हैं। जो न सिर्फ राज्य के विभिन्न सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों से हैं, बल्कि दूसरे राज्यों से भी। सर एक तो यहाँ चीज़ अध्ययन के लिए जानना चाहता हूँ आपसे कि जी। अब उत्तराखंड राज्य में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड है, तो यहाँ का जो राज्य का जो छात्र होता है, जो उत्तराखंड का जो यहाँ का जो जिसका मूल निवास यहाँ पर है, उन छात्रों को किसी तरह से एडमिशन लेने में कुछ यहाँ पर मतलब कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ किसी तरह से, या फ़ी में या किसी तरह से? जो प्रत्येक पाठ्यक्रम में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर, पीएचडी में तो नहीं है, लेकिन स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर ये व्यवस्था है कि 50% 50% सीट्स राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित है। वो डोमिसाइल अपना अटैच करेंगे। ऑनलाइन हमारे वहाँ जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो 2017 से ऑनलाइन है। 2017 से जी, 2017 से ऑनलाइन ही जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं वो अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट करेंगे, और उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी के माध्यम से वो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। उस परीक्षा के जो अंक प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से मेरिट तैयार होती है। एक ऑल इंडिया की मेरिट है और एक उत्तराखंड का जिसका डोमिसाइल अटैच है उसकी मेरिट बनती है। वर्तमान में इस वक्त सर उत्तराखंड राज्य के छात्र तो यहाँ पर पढ़ते ही होंगे, जी, अन्य राज्यों से जो छात्र आ रहे हैं तो वो कितने संख्या है, संख्या बल पे कहाँ से छात्र, किस किस स्टेट का छात्र ज़्यादा देहरादून की तरफ मूव कर रहा है? देखिए उत्तर प्रदेश तो हमारी की सीमा से लगा बेल्ट हुआ से है, लगा हुआ है एकदम। तो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में हैं। बिहार से भी हैं, बंगाल से भी हैं, असम से भी हैं और हरियाणा से हैं, हिमाचल से हैं, पंजाब से हैं। इस प्रकार आप देखेंगे तो लगभग एक मिनी इंडिया जी, मिनी इंडिया साउथ किससे तो नहीं है, लेकिन सेंटर और नॉर्थ एरिया से और थोड़ा पूर्वोत्तर की तरफ आप जाएंगे तो पूर्वोत्तर से भी लोग हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि काफ़ी राज्यों के विद्यार्थी हमारे पास वर्तमान समय में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो राज्य के दूसरे विश्वविद्यालयों में नहीं है। जैसे सर? जैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। अच्छा, लैंग्वेज। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में 5 वो लैंग्वेजेस हैं, वो भाषाएं हैं। अंग्रेजी तो यूरोपियन, वो तो है ही, आंग्ल भाषा अलग है, है, लेकिन उसके अलावा जर्मन में है। जर्मन में यूजी, पीजी और पीएचडी तक की सुविधा। पीएचडी के बाद उसको कहीं पोस्ट डॉक्टरल के लिए जाना है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए करियर काउंसलिंग भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे पास हर डिपार्टमेंट में, हर स्कूल में, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। तो वो एक्सपर्ट्स विद्यार्थियों को मेंटरशिप देते हैं। शुरू दिन से हमारा मेंटर मेंटी
का सिस्टम रहा है। टीचर के साथ कुछ विद्यार्थी अटैच होते हैं जो उसके साथ कंटिन्यूअस संवाद करते हैं और उससे ये सीखने की कोशिश करते हैं, और टीचर्स का भी ये फोकस होता है कि विद्यार्थियों की ऐसी मेंटरशिप हो कि वो कहीं भटके नहीं, क्योंकि उपाधि लेने के बाद हमारा एलुमनाई एसोसिएशन भी है, रजिस्टर्ड है, तो यानी कि पुरातन छात्रों के साथ उनका संवाद हो, रीयूनियन हो, बीच बीच में मिलते नहीं, जरूरी नहीं कि कैंपस में मिले, आप तो ऑनलाइन की सुविधा है, वो ग्रुप्स बने हुए हैं, शहर के बाहर भी मिल सकते हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इस प्रकार से एलुमनाई के साथ हमारा इंटरेक्शन है। कभी यहाँ पे अभी तक एलुमनी मीट करवाया आप लोगों ने कभी? जी जी, एलुमनाई मीट में ही उसका चेयरमैन हूँ एलुमनाई, और कई बार कराया। हर साल कन्वोकेशन के पहले दिन, क्योंकि विद्यार्थी डिग्री लेने के लिए आते हैं जो पास आउट हो चुके हैं, और जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हर साल, तो कन्वोकेशन के पहले दिन तो होता ही है, पिछले कई वर्षों से हो रहा है। लेकिन इसके अलावा हमने ऑनलाइन मोड में भी और ऑफलाइन भी, जैसे भी जब कभी भी हमारे विद्यार्थी जो पास आउट हो चुके हैं उनको समय मिलता है अपने जॉब से या अपने जो रूटीन वर्क से, तो वो निश्चित रूप से कैंपस में आते हैं, और कैंपस में विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद, उनके इंटरेक्शन की व्यवस्था हम लोग कराते हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। और अब हमारा एसोसिएशन है, कई वर्षों से कार्य कर रहा है, तो एक लोगों को सिस्टम मालूम है, विद्यार्थियों को मालूम है, जो पुरातन छात्र हैं उन्हें मालूम है। तो इस प्रकार से एक कोशिश है कि जो विद्यार्थी यहाँ से पास आउट होकर डिग्री ले करके समाज में, देश और दुनिया में जो अपना कार्य कर रहे हैं, वे उन विद्यार्थियों के साथ जो उनके अल्मा मेटर हैं उनके साथ संवाद स्थापित कर सके, तो उनको भी एक गाइडेंस मिलेगी। तो करियर काउंसलिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल विश्वविद्यालय में उस दिन से कार्य कर रहा है जिस दिन से यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में है, या इसका एकेडमिक कार्यक्रम, एकेडमिक पाठ्यक्रम इसके प्रारंभ हुए। सर जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये काफी लंबा चौड़ा कैंपस है आपका, कितने एकड़ में फैला होगा सर ये कैंपस? काफी लंबा चौड़ा है और लगभग 54-55 एकड़ में है, और इसकी जो डिजाइनिंग है आप देखते हैं, एस्थेटिकली आप देखिए, जो इसमें वास्तु निर्माण है एकदम कुछ स्पेशल आर्टिकट बुलाया, उत्तराखंड की आर्ट है। अच्छा, ये वाली है, आप देखिए, ये जौनसारी डिजाइन है। अच्छा, जो हमारी उत्तराखंड की जो शिल्प कला रही है वो आपको डॉक्टर नित्यानंद हिमालय सेंटर में दिख रही होगी उसमें सामने। अच्छा, और ऊपर जो छत दिख रहे हैं आपको, ये गेट की जो छत दिख रही है आपकी, ये जौनसारी हर घर में, हाँ बिल्कुल 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 छत में मिलेगी। जौनसार का तो है ही है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप बताइए कि कौन से ऐसे छात्र हैं जो अदर स्टेट से हैं, मतलब उत्तराखंड से नहीं है? हाथ खड़े कर दीजिए, रेज योर हैंड, जो कि अदर स्टेट से हैं, उत्तराखंड से नहीं आते हैं। 1 2 3 4 5, हाँ आप भी, बाकी सब उत्तराखंड से हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? अवधेश। अवधेश जी, दून यूनिवर्सिटी में आपने MBA का जो कोर्स चूज करा, आप यहाँ पढ़ रहे हैं, वाई दून यूनिवर्सिटी? दून यूनिवर्सिटी ही क्यों? दून यूनिवर्सिटी एक बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटी है लैंग्वेज कोर्सेज के लिए, और आजकल ये अपना मतलब मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ मैनेजमेंट में MBA में एडमिशन लिया है। यहाँ का कैंपस जो आपने देखा चारों तरफ, हम भी देख रहे थे, कैंपस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत ही हरियाली यहाँ बहुत है। उत्तराखंड में तो सब जगह हरियाली है, यहाँ बहुत लश ग्रीन कैंपस है, तो अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आप देख रहे होंगे सारे बच्चे MBA फर्स्ट सेमेस्टर के ये बच्चे हैं, और मैम यहाँ पर इनको भी पढ़ा रही थी तो थोड़ा सा इंटरप्ट कर दिया। आपका थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या हुआ? हेलो सर, मेरा नाम सिमरन पांडे है। मैं दून यूनिवर्सिटी में MBA फर्स्ट ईयर में हूँ। मैंने अभी ज्वाइन किया है यहाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। हमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में बताया जाता है, बाहर से भी कोर्सेज कराए जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ों से इंडल्ज करा गया हमें। हमारे लिए बाहर से, अमेरिका से भी बुलाए जा रहे हैं प्रोफेसर्स वगैरह। कभी जो गेस्ट फैकल्टीज आती हैं अमेरिका या किसी कदर से, आपने कभी वो क्लासेस ली हैं? यस सर, मैंने लिए। मैं खुद कनाडा से भी एक कोर्स कर रही हूँ जो कि हमें यूनिवर्सिटी करा रहा है। बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ करने। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई दून यूनिवर्सिटी ओनली, तो क्या कहेंगे आप? दून यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट जो है वो सच में बहुत अच्छा है। हमारे पास इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं जो कि हमारे लिए डेडिकेटिंग है, और हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इंडल्ज कर पाते हैं, अच्छी नई चीज़ें बताते हैं, और कुछ नहीं बहुत कुछ ये लोग हमें बहुत चीज़ें बताते हैं। तो कुल मिला के पैसा वसूल, फीस वसूल है। डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू। When we are managing the finance of the company with the help of what? With the help of accounting statements. So we have some accounting statements and we have some financial statements. The accounts are different and the financial statements are different. So financial statement, when we talk about the financial statement, we consider the final statement as, what is the final statement? Balance sheet. Yes, what is the final statement? Balance sheet. And balance sheet is not a
Yes, very good. And balance sheet is not an account. When we consider the account, from where we start the accountancy? By recording the. तो अब हम दूसरे क्लासरूम में आ गए हैं और यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या हुआ? Khushi. कहाँ से हैं आप? किस? I am from Faridabad. फरीदाबाद। Yes, that comes in Delhi NCR. Delhi NCR, not in Haryana. Delhi NCR and Haryana also. Yeah. Okay, Delhi NCR. Why Doon University? Because it was recommended to me from a friend. From a And, friend. Yeah. Okay. I heard the studies are good here, and it is also, economical. That's why. Economical. Yeah. How economical? As compared to? As compared to private universities, प्राइवेट obviously. यूनिवर्सिटी। ओके। तो ये हरियाणा से हैं, मतलब दिल्ली एनसीआर से हैं, जो कि हरियाणा बॉर्डर को भी टच करता है, फरीदाबाद को भी टच करता है। और ये कह रही हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है पढ़ाई के मामले में तो ठीक है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी है, इनको इकोनॉमिक भी लगा है इनको। और कोई स्टूडेंट्स हैं जो मतलब बाहर से अदर स्टेट्स हैं? नहीं है। आप लोग उत्तराखंड से सारे? उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से कौन है? टिहरी, पौड़ी, चमोली, सब के सब देहरादून के ही हैं? चलिए ठीक है। पौड़ी से? पौड़ी गढ़वाल। आपका नाम बताइए। प्रशांत सिंह। प्रशांत कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल से आप हैं। अच्छा, तो आप पौड़ी +2 आपका पौड़ी में ही हुआ है? यस सर। उसके बाद आप सीधे यहाँ आए? यस सर। किसने रिकमेंड किया कि आप दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, या सम रिलेटिव? सम रिलेटिव, जैसे उनके किसी फ्रेंड ने वो सजेस्ट कर दिया, आपको रिलेटिव ने सजेस्ट किया? Yes, sir. क्या कहना चाहते हैं दून यूनिवर्सिटी के बारे में? इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी एंड गुड फॉर फ्यूचर। उन्होंने भी इकोनॉमिक की बात कर दी, आपने भी इकोनॉमिक की बात कर दी। कुछ नया बोलिए। अच्छा, पढ़ाई के अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ के मामले में आपका कॉलेज कैसा है? स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट्स हो गया, कई चीज़ें होती हैं। जैसे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, और बस यही है। बस यही है। चलिए ठीक है। रसने से आप रहने वाली कहाँ से बेसिकली? बेसिकली मैं उत्तराखंड से ही हूँ, पिथौरागढ़ लोहाघाट से। बट पहले मैं जयपुर रहती थी। अच्छा। बिल्कुल जैसे वहाँ एनवायरनमेंट था, हमें यहाँ भी मिल रहा है। आपका +2 कहाँ से हुआ है? मेरा +2 यहीं से रुड़की से हुआ है। रुड़की से हुआ है। या। उसके बाद आप मतलब इसके मैं अलावा दून आपके पास यूनिवर्सिटी। कोई दूसरा भी ऑप्शन भी था क्या? अगर आपको दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलता है इन केस, तब फिर आप कहाँ जाते? दून यूनिवर्सिटी के अलावा मैंने IIM में भी दिया था, गाजियाबाद वाले, और भी बहुत जगह दिया था। बट मुझे दून यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी लगी, और बहुत फेवरेबल भी, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें यहाँ। मज़ा आ रहा है मतलब। ठीक है, थैंक यू। कोई स्टूडेंट ऐसे? सर राजीव प्रताप, दिल्ली उत्तराखंड लाइव। आप कैसे जाइए। तो अभी हम लोग हैं, प्रोफेसर गजेंद्र सिंह जी यहाँ पर हैं, हेड ऑफ स्कूल हैं, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। तो सर से बात करेंगे। सर पहले दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर जानना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य में एजुकेशन हब तो कैसे कहा ही जाता है, लेकिन किस तरह से अब दून यूनिवर्सिटी इसमें एड ऑन होता है 2009 के बाद, दून यूनिवर्सिटी के आने से इस राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो मतलब हायर एजुकेशन है, कैसे बेहतर हो रही है? तो आपको स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ कि पहले हम 5 कोर्स रन करते हैं स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। जी जी। पहला प्रोग्राम है हमारा MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एग्जीक्यूटिव MBA रन करते हैं, वीकेंड प्रोग्राम है। PhD प्रोग्राम है, BCom 4 ईयर और BBA 4 ईयर प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे इस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। और चूंकि ये न्यू बॉर्न स्टेट है, 2000 में बना, 2009 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। एक हमारा एकेडमिक सेशन 9 से स्टार्ट हुआ। इंसेप्शन जो यूनिवर्सिटी का 2005 का है। हमारा डिपार्टमेंट की एग्जिस्टेंस 2010 से है। तो अब हमने, क्योंकि जो उत्तराखंड के बच्चे, जो पहाड़ के बच्चे, जो चमोली जिले से आते हैं, या जो बच्चे इधर कुमाऊं साइड से आते हैं, वो बच्चे बाहर ना आए, ब्रेन ड्रेन बाहर ना हो, इसके लिए सारी फैसिलिटीज हमने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में दी गई है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको कि हमारी जो पैडागॉगी होती है, हम इंडियन पैडागॉगी और अमेरिकन पैडागॉगी दोनों को लेके साथ चलते हैं अपने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। हम 18 टीचर हैं। हम इंडियन पैडागॉगी के सिस्टम से UGC के हिसाब से पढ़ाते हैं। हमने 2 प्रोफेसर जो हैं वो बाहर इंटरनेशनली अपॉइंट किए हुए हैं। एक है प्रोफेसर राजीव सिंघल, जो कि हमको इंटरनेशनल पैडागॉगी के हिसाब से हमारे बच्चे को 2 पेपर पढ़ाते हैं। ऐसे ही कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर राहुल श्रीवास्तव, वो भी हमारा एक पेपर पढ़ाते हैं अमेरिकन पैडागॉगी। ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑफलाइन भी आती हैं, हाइब्रिड मोड है। जब वो इंडिया आते हैं तो हमारी
ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हर सैटरडे को 4 घंटे की क्लासेज होती है। इसमें बच्चे डिफरेंस फील कर पाते हैं कि इंडियन पेडागोगी हम कैसे है और अमेरिकन पेडागोगी क्या है, और उन दोनों को क्लब करके इसका इम्पैक्ट हमारी जो लर्निंग आउटकम है, जो बच्चे का प्लेसमेंट है, उस पर सीधा सा इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो ये तो हमने जिससे कि बच्चा जो दिल्ली जाता था, उस बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज हम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ही हमारे यहाँ दी जा सके। तो इससे जो बच्चा चमोली का बच्चा है वो आप अभी कुछ दिन पहले सरकार ने भी सर्वे कराया, तो ये पाया कि दून यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पहाड़ का बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, जो अच्छे स्कोर जिसने पाया है ग्रेजुएशन में 12th में, वो अब दिल्ली ना जाके दून यूनिवर्सिटी उसकी चॉइस है। लास्ट टाइम हमने बहुत नंबर ऑफ एप्लीकेशन हमने रिसीव करी उत्तराखंड के बच्चों से जो पहाड़ के बच्चे हैं, और 60% बच्चा हमारा पहाड़ का बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है हमारा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सर क्या पहाड़ के बच्चों के लिए कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे एग्जाम ना क्रैक करना हो या उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी हैं यहाँ पर? ऐसा है, ये उत्तराखंड की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी। 50% बेसिकली रिजर्वेशन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ के बच्चों के लिए रखा है, लेकिन वो ऑल इंडिया में भी कॉम्पीट करते हैं। अगर वो टॉप 50 बच्चों में ऑल इंडिया रैंक में आ जाते हैं तो हम उनको कंसिडर करते हैं, वरना 50% तो रिजर्वेशन हमारे बच्चों का अलग से है ही, और फिर उसके अंदर SC ST OBC अलग लगा है, वो भी अलग है, पूरे गवर्नमेंट पॉलिसी लगे। तो कुछ स्टूडेंट भी हमें यहाँ पे मिले, आप थोड़ी देर से आ जाइए। आप किस कोर्स की स्टूडेंट हैं यहाँ पर? सर मैं BCom फर्स्ट ईयर। BCom। वैसे रहने वाली कहाँ से, किस जिले से आती हैं आप? सर टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल से। तो +2 तक की पढ़ाई आपकी कहाँ हुई है? +2 की टिहरी से हुई है। कौन से स्कूल से? कॉन्वेंट स्कूल टिहरी। हाँ जी। अच्छा, आपका केंद्रीय विद्यालय से भी ऊपर है वहाँ पे, है C ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, तो वाई दून यूनिवर्सिटी ही क्यों आपने चूज करा, मतलब या आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस में था दून यूनिवर्सिटी? Yes sir, my first preference was this college only because this university is really famous. को सजेस्ट करा या आपने खुद सर्च करा, रिसर्च किया, या किसी ने आपको बताया कि आप दून यूनिवर्सिटी जाइए वहाँ पर कोर्स कीजिए? क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक होता है कि आपको कॉलेज चूज़ करना है, दूसरा होता है कि आपको कोर्स चूज़ करना है। दोनों ही चीज़ें को तालमेल बिठाना होता है। तो फिर आपको किसने सजेस्ट करा, आपके किसी सीनियर ने, किसी ने? सर पेरेंट्स और रिलेटिव्स ने बोला कि दिस कॉलेज इज द बेस्ट, सो यहाँ से अपनी डिग्री लो, और कुछ रिसर्च से भी मैंने। आप डे स्कॉलर हैं या हॉस्टलर हैं? डे स्कॉलर हैं आप। तो आपकी फैमिली यहीं देहरादून में रहती है? नहीं, टिहरी रहते हैं। आप मतलब बाहर से आते हैं यहाँ पे? ठीक। आपका नाम क्या हुआ? सर सृष्टि। आप कहाँ से हैं? सर मैं चमोली से हूँ बेसिकली, बट सर रहती हरिद्वार में हूँ। रहते आप हरिद्वार में? डे स्कॉलर हैं? यस सर। वाई दून यूनिवर्सिटी क्यों? दून यूनिवर्सिटी क्यों? सर बिकॉज सर दून यूनिवर्सिटी का सर बहुत नाम सुना था सर, इसलिए सर सब। किससे सुना आपने नाम? सर रिलेटिव्स सर बहुत ने सजेस्ट किया कि यू शुड गो। चलिए, नाम सुन लिया, एडमिशन ले लिया, अब एडमिशन लेके यहाँ पढ़ रहे हैं, अब कैसा है यहाँ पे? अब तो आप खुद ही यहाँ पर रह रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। सर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है सर, द एनवायरनमेंट, द एटमॉस्फेयर, द फैकल्टी आर वेरी गुड सर। सर बहुत अच्छा लगा सर। और प्रोफेसर दीपिका भट्ट, बैठिए प्लीज। लैंग्वेजेस के हेड हैं? जापानीज लैंग्वेज के हेड हैं। ठीक है, बैठिए सर। आप कहाँ से फ्रेम लेंगे? उधर जाइए, उधर से लेंगे इसके डिपार्टमेंट में, जहाँ पर हमारे साथ हेड है यहाँ पर मिस दीपिका भाटिया मैम है। आप मैम, पहले तो स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी बात है कि दून यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब लैंग्वेजेस भी सिखाई जा रही हैं। और मैम कितनी लैंग्वेजेस यहाँ पर अभी करंटली स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही हैं? यहाँ पे 5 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज, स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन एंड इंग्लिश। इसके लिए जो फैकल्टीज आप यहाँ पर हैं मैम, वो फैकल्टीज हर मतलब उस जो जैसे जापानीज है तो जापान की फैकल्टी आती है, या वो फैकल्टी जो कि वहाँ की ना भी हो लेकिन ट्रेंड हो उसमें? जी, हमारे फैकल्टीज यहाँ पे इंडिया में पढ़े हुए हैं, कुछ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है, कुछ यूनिवर्सिटी से है, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कुछ हमारे दून यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए फैकल्टीज भी हैं, और कुछ हम नेटिव भी यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। सो जाइका इज वन ऑर्गेनाइजेशन जिनके यहाँ से एक जापानीज नेटिव हमारे यहाँ 2 साल के लिए डिप्लॉय होते हैं। मैम, लैंग्वेजेस जो है इसके बारे में लोगों के अंदर थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है। अब जो बच्चा पढ़ रहा है, जो आगे आगे पढ़ेगा, क्या इसमें फ्यूचर है, क्या इसमें प्लेसमेंट्स होती हैं, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जी, एज फार एज प्लेसमेंट्स की बात करें तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इट्स नियर टू 100% हम कह सकते हैं, 100% एम्प्लॉयड है। एंड इंडिया जापान की अगर हम रिलेशन की बात करें तो बहुत अच्छा है आज के टाइम में, और स्कोप और आगे टाइम में और बढ़ेगा। अलग अलग एरियाज में स्कोप है, इंटरप्रेटर्स बन सकते हैं, ट्रांसलेटर हैं। उसके लिए एकदम नया है, जैसे कि शॉर्ट हैंड होता था एक समय में। तो कितना टाइम मतलब मैम लगता है कि एक स्टूडेंट को, मतलब एक तो होता है कि बहुत फ्रिक्वेंट बोलने में, और एक होता है कि एटलीस्ट वो कम्युनिकेट कर सके?
जी, एक्चुअली हर लैंग्वेज के अपने लेवल्स भी होते हैं। नॉर्मली हम यहाँ बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्स रन करते हैं, जिसमें मिनिमम बैचलर्स कोर्स तो इम्पॉर्टेंट है ही एक फ्लुएंसी लाने के लिए, एक काम चलाओ या एक जॉब के लिए। और उसके साथ साथ जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है N5, N4, N3, N2, N1। सो N5 से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपीयर करना। ये हर 6 मंथ्स पे होता है टेस्ट, और हर 6 मंथ्स पे अगर वो क्लियर करता जाता है तो नॉर्मली 3 साल में N3 या N2 तक पहुंच जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड फ्लुएंसी लेवल फॉर जॉब कह सकते हैं, या किसी भी तरीके का किसी भी जॉब में वो जाना चाहे तो 3 years प्लस जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेवल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है आगे जॉब्स के लिए। मैम कोई एक जानकारी देना चाहेंगे या एक मैसेज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि लैंग्वेजेस में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ना चाहते हैं? कुछ लोग एज ए कैरियर पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग एज ए मतलब उनकी हॉबी होती है लैंग्वेजेस पढ़ना। ऐसे भी स्टूडेंट है कि हम शौक के लिए पढ़ रहे हैं लैंग्वेजेस, तो उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक आज की डेट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अ फॉरेन लैंग्वेज। कोई भी पसंद की लैंग्वेज है, ये आपकी पर्सनालिटी में भी हेल्प करता है, आपके सीवी में भी हेल्प करता है। और आज की डेट में इट्स ऑल इंटरडिसिप्लिनरी, तो आप जितना ज़्यादा एक्सपैंड कर पाए तो अच्छा है, और जितनी यंग एज से करना चाहें अच्छा है। एंड एज अ पार्ट ऑफ दून यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस हम इवनिंग कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज, जो हम बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, जो वर्किंग लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और शाम को दे आर फ्री, तो वो 6 बजे के शाम को या वीकेंड में भी होता होगा? हाँ, हफ्ते में 2 दिन ऑफर होता है वो। सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में थोड़ा बता दीजिए मैम, कई लोग जानना चाह रहे थे। जी, तो ये 1 ईयर का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स चलता है, हफ्ते में 2 दिन क्लास होती है 3 घंटे की, एंड लास्ट में उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है ऑफ 1 ईयर। उनके लिए भी कुछ प्लेसमेंट के लिए कुछ उनके लिए भी कोशिशें होती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से? नहीं, उनके लिए डायरेक्ट प्लेसमेंट तो नहीं है, बिकॉज 1 ईयर इज नॉट इनफ कि प्लेसमेंट के लिए आप है, लेकिन ये वो लोग कर सकते हैं जिनकी हॉबी है या जो कोई काम कर रहे हैं और उसके साथ उन्हें एक एडिशनल लैंग्वेज की जरूरत है, तो उसके लिए भी ऑफर दी सर्टिफिकेट कोर्सेज। लेकिन अगर प्रॉपर आप जापानीज या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में काम करना चाहते हैं तो फिर बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्स इज द थिंग। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके लिए बैचलर से मास्टर ही सही रहता है। जी। तो चाइनीज लैंग्वेज डिपार्टमेंट में, तो सर पहले तो बहुत स्वागत है आपको दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। धन्यवाद सर। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप मतलब लैंग्वेजेस के थ्रू यहाँ पर, कि जो लैंग्वेजेस में अब बच्चे इंटरेस्ट लेने लगे हैं, कैसी प्लेसमेंट है और कितने ड्यूरेशन का कोर्स है? देखिए, हमारे यहाँ 3 प्रकार के कोर्सेज हैं। एक है हमारे यहाँ BA ऑनर्स अंडरग्रेड, एक है हमारे यहाँ मास्टर प्रोग्राम, साथ में हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो जो सबसे अधिक जो विद्यार्थी जिसमें एप्लीकेशंस ज़्यादा आती है वो है हमारे यहाँ BA कोर्स, जिसमें 3+1, जिसमें 3 वर्ष के बाद वो ऑनर्स डिग्री लेने के बाद, और चौथा वर्ष सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए होता है, जिसमें जो उत्तीर्ण जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं वही उसमें आ सकते हैं। सर प्लेसमेंट क्या है आपके यहाँ? प्लेसमेंट हमारे यहाँ 100% है। मतलब आपको ये सुन के अचंभा होगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की बैग भी लगी हुई है वो लोग, उन लोगों का ही प्लेसमेंट होता है, और वो बाद में अपने जॉब के दौरान वापस अपने पेपर देने आते हैं। लगभग कितने स्टूडेंट आपके पास चाइनीज लैंग्वेज में समय? इस समय हमारे पास टोटल 120 विद्यार्थी हैं, और इसमें से तकरीबन इस वर्ष तकरीबन 15 विद्यार्थी ताइवान और चाइना गए हैं, और इससे पहले 9 विद्यार्थी हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ प्लेसमेंट भी है, साथ में हमारे यहाँ सबसे अधिक पूरे स्कूल ऑफ लैंग्वेज सबसे ज्यादा स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे चाइनीज डिपार्टमेंट से जाते हैं। तो ये तो हम स्कूल ऑफ चाइनीज लैंग्वेज में, सॉरी, ये जो क्या है आपका डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज लैंग्वेज में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक दून यूनिवर्सिटी एक इकोसिस्टम है जो हम एक इकोसिस्टम क्रिएटेड है, जो एक दुर्गम स्थान से जो पहाड़ के बच्चे आते हैं, दोज हु कम फ्रॉम वेरी रिमोट एरियाज, वो जब देहरादून आते हैं तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्रेजेंट करते हैं जो प्लेटफॉर्म उनको ग्लोबल लेवल तक ले जाता है। तो जैसे हम लोग, जैसे मोदी जी का भी, हमारे प्रधानमंत्री, उनका भी संदेश है कि फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल। तो फिर इस वक्त हमारे साथ अब आ चुकी हैं फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन डॉक्टर करुणा शर्मा जी। मैम पहले तो स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। थैंक यू सो मच। मैम ये जानना चाहता हूँ कि मास कम जो बच्चे करते हैं, जो करना चाहते हैं, तो दून यूनिवर्सिटी को ही क्यों प्रीफर करें? आखिर दून यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है जो और कॉलेजेस से बेहतर है? दून यूनिवर्सिटी में देखिए, हम मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ज़्यादातर लोग कहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। तो हमारा जो पूरा जो करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि हम उसमें
जो डिसिप्लिन की तरह हम ट्रीट करते हैं मास कॉम को, सिर्फ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किल हम डेवलप करवा रहे हैं, बहुत सारा सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना, और कल्चरल पॉलिटिकल इस तरीके के एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं। और हमारा जो करिकुलम है वो इस तरह से डिजाइंड है कि वो डिसिप्लिन की तरह ट्रीट कर रहा है, जो कि बहुत जगह पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। ज्यादातर जो स्कूल हैं मास कॉम जो पढ़ा रहे हैं वो ज्यादातर वो कहते भी मास कम्युनिकेशन है, हम मास कम्युनिकेशन नहीं कहते। तो वो ज्यादातर उनका जो ध्यान है वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे है, स्किल डेवलपमेंट पे है। प्लेसमेंट का क्या है यहाँ पर, मतलब प्लेसमेंट तो अब देखिए क्योंकि दुनिया ही बदल रही है, बहुत तरीके के, पहले प्लेसमेंट एक तरीके के होते थे, बट अब दुनिया इतनी बदल गई है, जो बच्चे हैं वो क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर आप देख ही रहे हैं पूरे देश में आ रही है, तो अपना स्टार्टअप कर रहे हैं। हाँ, अपने स्टार्टअप्स हैं, उनके प्रोडक्शन हाउसेज हैं, पीआर एजेंसीज में बहुत बच्चे जा रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जाते हैं, प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा है। खुद के अपने जो वेंचर्स हैं वो मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दे आर मोर इनटू मतलब अपना खुद का काम करना है, प्रोडक्शन सेंटर्स जो मैं आपसे कह रही थी, तो वो सब वो कर रहे हैं और बहुत अच्छा। इनफैक्ट जो अपने प्रोडक्शन हाउसेज उन्होंने स्टार्ट करे हैं, बहुत लोगों को एम्प्लॉय किया है, हाँ, हम उन्हें बुलाते भी रहते हैं यहाँ पे, दूसरे बच्चों से बात करते हैं, तो ज्यादातर प्लेसमेंट का इस तरीके का, क्योंकि देखिए मैं कह रही हूँ बदल गई हैं, प्लेसमेंट पर ही निर्भर नहीं है, बदल गई, अलग तरीके का अब सिस्टम हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो इसके बाद हम आ गए हैं अब प्रोफेसर सुरेंद्र सितार जी के पास पे, जो कि हैं डीन हैं स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर रिसोर्सेज। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका। धन्यवाद आपका। सर ये जानना चाहूँगा कि जो आपके यूनिवर्सिटी है यहाँ पे स्कूल ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके जो प्रोग्राम्स चलते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इनके लिए क्या फ्यूचर है आगे, मतलब फ्यूचर में इनके लिए क्या मतलब? देखिए, एनवायरनमेंट आज के समय के अंदर आप देख रहे हैं बहुत ही ज्वलंत जो है विषय है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, नदियों का प्रदूषण हो, या क्लाइमेट चेंज का हो, या वायु प्रदूषण देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो सस्टेनेबिलिटी देख रहे हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर एनवायरमेंटल साइंस का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो रिसर्च डेवलपमेंट हो, इन सभी के अंदर पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में आजकल कार्य हॉस्टल भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, और आप उसके चीफ हैं। तो बच्चों के लिए हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर रहते हैं जो बच्चे, उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है दून यूनिवर्सिटी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दून यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, इसका मैक्सिमम इसका जो प्रावधान था, यूनिवर्सिटी का जो बनने का प्रावधान था वो यही था कि उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार मिले जहाँ पर कि विदेशी भाषाओं के अलावा जितने अप्लाइड सब्जेक्ट्स हैं और जिनको पढ़ना जरूरी है, उनके लिए वो बच्चे बजाय दिल्ली, बजाय चंडीगढ़ घूमने के, उनको एक अच्छा सा माहौल इस जगह पे मिले। इस वजह से इस प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए लड़कियों के लिए 2 हॉस्टल एंड बॉयज के लिए 1 हॉस्टल यहाँ पे तैयार किया गया। तो करीबन 700-800 बच्चों का यहाँ पे रेजिडेंशियल कैंपस है, और सबसे अच्छी खूबी ये है कि यहाँ पे मेरिट के आधार पर हॉस्टल में प्रवेश दिया जाता है। जो मेरिट बच्चा एग्जाम ड्यूटी में लाता है, एग्जाम्स के टाइम पे लाता है, उसी मेरिट को ध्यान में रखते हुए बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। बच्चों के लिए रेजिडेंशियल कैंपस होने की वजह से उनके खाने की व्यवस्था जो L1 यानी निम्नतम दरों पे एक अच्छे खाने की व्यवस्था का प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। बच्चों के लिए बहुत सुंदर क्रीड़ा मैदान है, बहुत सुंदर कैंपस है। सुबह से शाम तक बच्चे अपना एक टाइम जोन हॉस्टल की बात कर रहे थे सर हम, हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज? अगर जब बच्चा हॉस्टल में रहता है तो एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं, एक कमरे में यहाँ बॉयज में 1 बच्चा रहता है, लेकिन लड़कियों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए और उनके बढ़ते उत्साह को देखते हुए कि वो हतोत्साहित ना हो, तो माननीय कुलपति महोदया के निर्देशों के क्रम में हमने इस बार नई बालिकाओं को एक कमरे में 2 लड़कियों को रखा है कि जिससे उनका उत्साह बना रहे, शिक्षा की तरफ उनका ध्यान केंद्रित रहे। यहाँ बच्चों के लिए उनके कैंपस में, उनके हॉस्टल्स में उनको साइकिल्स मुहैया कराई गई हैं। जो बच्चे साइकिल लेके अपने प्रांगण में या कम से कम बंगाली कोठी तक छोटी मोटी चीजों को लेने जा सके। लड़कियों के पास यहाँ जिम है, लड़कों के हॉस्टल में भी जिम है। लड़कों के और लड़कियों के पास खेलने की कैरम बोर्ड, चेस, अन्य आउटडोर सारे इंडोर आउटडोर, क्योंकि कैंपस के अंदर है तो उनके लिए क्रीड़ा भी
उसी तरीके से पैरेलली समानांतर उनके लिए खुली हुई हैं। हॉस्टल में वाईफाई वगैरह सारी सब कुछ सारी सुविधाएं हैं। अब वाईफाई ये टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट होते हैं, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, पर ये रूटीन। जैसे सर्दियां आ रही हैं तो गीजर भी हैं, सब जगह गीजर लगे हुए हैं, पानी की व्यवस्था सारी जगह है, सब जगह कूलर लगे हुए हैं। तो ये जो सामान्य सुविधाएं हैं इनको बेहतर तर करने की कोशिश करते हुए यूनिवर्सिटी ने वो मापक और वो क्योंकि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है तो स्पोर्ट्स और जो हमने बात करी इसके इतर थोड़ा सा मेडिकल फैसिलिटीज की ओर भी जाना जरूरी है। तो क्या मेडिकल के लिए कोई फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है? इमरजेंसी हो जाए, बच्चे रहते हैं रात को कुछ हो जाए। बिल्कुल बंधु, बिल्कुल। एक तो हमारे पास 108 नंबर की गाड़ी है जिसका उपयोग पिछले कुछ सालों से होता आ रहा है। उसके अलावा हमारे पास एक रेगुलर डॉक्टर है, हमारे पास फिजिशियन है, हमारे पास अपनी फार्मेसी है, इमरजेंसी सेंटर है जो कि गेस्ट हाउस में उपलब्ध है। किसी भी बच्चे को कभी कोई ऐसी इमरजेंसी एसओएस की आवश्यकता पड़ती है तो डॉक्टर के उपलब्ध होने की वजह से हम उसका निराकरण समय पर कर पाते हैं। बच्चे सुरक्षित रहें, उनके माँ बाप निश्चिंत रहें, इसके लिए बच्चों की आउटिंग का क्या है? यहाँ पे आउटिंग की परमिशन आप कैसे देते हैं बच्चों को? बच्चों की आउटिंग का जो प्रावधान है वो प्रशासन और चीफ वार्डन और डीएसडब्ल्यू तीनों की सहमति से उनके लिए एक समय एक सारणी बनाई गई है कि इस समय पर बच्चे बाहर जाएंगे और बच्चों का 9 बजे से पहले अंदर आना, गेट के अंदर आना सुनिश्चित करा गया है। हॉस्टल में जाड़ों के दिनों में 9:30 बजे तक, गर्मियों के दिनों में 10 बजे तक, इस तरीके से एक टाइम जोन, एक समय सारणी को बांधा गया है जिससे कि बच्चे समय की महत्ता को समझें, समय को समझें और सुरक्षित रहें, अनुशासित। तो इसी क्रम में अब हम आ चुके हैं डॉक्टर आरपी ममगाई जी के पास जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है सोशल साइंस के। तो सर पहले दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जानना चाहते हैं कि सोशल साइंस में आपके पास कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कितने प्रकार की ब्रांचेज हैं जहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन लेता है? और सोशल साइंस में हमारे पास 4 मेजर ब्रांचेज हैं। एक तो है इकोनॉमिक्स, दूसरी साइकोलॉजी, तीसरी है एमएसडब्ल्यू और चौथा है एंथ्रोपोलॉजी। और ये चारों डिपार्टमेंट बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं इन द सेंस कि इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी तो बीएससी और एमएससी डिग्री देता है पीएचडी प्रोग्राम के साथ। एमएसडब्ल्यू और एंथ्रोपोलॉजी में मास्टर्स स्टडीज होती है, उसमें यूजी हमारे पास अभी नहीं है। तो ये चारों डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि बेसिकली ये सोशल साइंसेस के बड़े कोर ब्रांचेज हैं। और इसका अभी पर्टिकुलरली जैसे कोविड के बाद जो है इन सब्जेक्ट्स की डिमांड बहुत बड़ी है, साइकोलॉजी की डिमांड बड़ी है, इकोनॉमिक्स की डिमांड बड़ी है और सोशल वर्क की डिमांड बड़ी है। तो लोग जानना चाहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की डिमांड बड़ी है कि लोग जानना चाहते हैं कि हुआ कैसे, मतलब बेसिकली मतलब जो है कि बीमारी कहाँ से आई, कैसे हुआ, लोगों ने साइकोलॉजिकली कैसे उसको झेला और उसका इकोनॉमिक्स क्या है। तो जैसे इकोनॉमिक्स जो है बहुत बड़ा एवरग्रीन सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहा पहले से शुरू से। तो इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हम एक एमए प्रोग्राम है 2 साल का और दूसरा इंटीग्रेटेड 5 इयर्स डिग्री हमारे पास बीएससी एमएससी प्लस टू के बाद वो बीएससी एमएससी डिग्री बोलते हैं हम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स। तो उसमें बीएससी डिग्री और एमएससी डिग्री हम देते हैं। सोशल साइंस में इतनी सारी आपने ब्रांचेज बताई, 4 मेजर कोर ब्रांचेज आपने बताई, तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए प्लेसमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? प्लेसमेंट पे इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। प्लेसमेंट 2 तरीके से होता है, एक तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता है और बहुत सारे बच्चे जो है आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी जाकर के अपनी जॉब उनको मिल जाती है। क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे जैसे इकोनॉमिक्स में हैं, साइकोलॉजी में, तो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और अब्रॉड भी जाते हैं, अब्रॉड बहुत बच्चे जाते हैं इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे अभी जर्मनी की 3-4 टॉप यूनिवर्सिटी में गए हैं और ये पिछले कई सालों से जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में गए, सिडनी में गए हैं, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया गए हैं और ग्लासगो यूनिवर्सिटी में गए हैं और कुछ अमेरिका में। तो इसी क्रम में अब हम आ चुके हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेश भट्ट जी हैं जो एचओडी साइकोलॉजी हैं और यहाँ पर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। सर पहले तो दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दून विश्वविद्यालय को कवर करने के लिए। जी सर, पहले तो यही जानना चाहते हैं कि यहाँ पर साइकोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, मतलब पूरे उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर मनोविज्ञान विभाग में बीएससी, एमएससी और पीएचडी चलता है और यहाँ पे ऑनर्स के कोर्स चलते हैं। कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे ऑनर्स के कोर्स चलते हैं। तो यहाँ पर बीएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएससी इन अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्सेज चलते हैं।
सर थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट के बीच में कि जब आप बात करते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और उसके बाद इसमें पहले तो यही जानना चाहूँगा कि इसका फ्यूचर क्या है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ रहे हैं प्लेसमेंट के नज़रिए से अगर हम देखें तो? देखिए, दून विश्वविद्यालय में जो कोर्सेज़ हैं, पहली बात है कि अधिकतर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जहाँ पे मनोविज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, वहाँ पर सुपरवाइज़ तरीके से काउंसलिंग नहीं सिखाई जाती। तो कई बार ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है कि वो काउंसलर है या नहीं है। फिर वो मार्केट में जो लोग होते हैं, उनसे वो 2 दिन का कोर्स, 4 दिन का कोर्स करके अपने कॉन्फिडेंस को गेन करने की कोशिश करता है। लेकिन दून विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें एक तो हमारा जो सिलेबस है बहुत अपडेटेड सिलेबस है। जैसे अदर डिपार्टमेंट में साइकोथेरेपी एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है जिसमें बहुत सारी साइकोथेरेपीज़ पढ़ा दी जाती है। वहीं हमारे कोर्स में जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी वो एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है और इसको सुपरवाइज़ तरीके से पढ़ाया जाता है। यानी कि उसको सुपरविज़न मिलता है, काउंसलिंग का सेशन कैसे इनिशिएट करना है, कैसे क्वेश्चनिंग पूछनी है, कैसे अपने क्लाइंट को रिप्लाई करना है, कैसे काउंसलिंग के माइक्रो स्किल्स का यूज़ करना है। तो एक तरह से सुपरवाइज़ तरीके से दिया जाता है, यानी कि बच्चा विश्वविद्यालय के अंदर ही अपनी इंटर्नशिप को पूरा कर लेता है, जी। जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। है। और प्लेसमेंट की प्रोसेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। पिछले बैच से भी हमारे यहाँ कुछ बच्चे प्लेसमेंट दिया गया और अभी भी प्लेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है। तो जिसमें मेनली एचआर में, काउंसलिंग के सेक्टर में और टीचिंग के सेक्टर में हमारे यहाँ से प्लेसमेंट होते हैं। सर जब बात आती है मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ लोग काफ़ी मतलब रुचि लेते हैं, तो कुछ लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं कि काफ़ी डीप स्टडी है। तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी हम जब कहते हैं, तो आजकल कई तरह की बीमारियां भी समाज में आ रही हैं, जो कि मतलब उनकी मानसिक रूप से आ रही हैं या कुछ कोरोना काल के बाद हमने काफ़ी चीज़ें देखी। तो सर मनोवैज्ञानिक तौर पर किसी इंसान को मतलब पॉजिटिव करना, हम कई बार देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो बातों में सही करना, दवाइयों से ना सही करना, तो ये क्या उस साइंस जो मेडिकल साइंस से कोरिलेट कर पाता है क्या ये वाला मनोविज्ञान? देखिए, मेडिकल साइंस की जो अप्रोच है बिल्कुल अलग है। वो लोग जो हमारी बॉडी के अंदर के जो केमिकल है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं मनोविज्ञान की, साइकोलॉजिस्ट की, वो हमारी जो थॉट प्रोसेस होती है, हमारे जो विचार होते हैं, उसमें बहुत सारी एरर होती है, कमियां होती हैं। पर जिस व्यक्ति को मानसिक समस्या होती है, उसको कई बार पता नहीं चलता है कि विचारों के कारण से उसको दिक्कत आती है। अच्छा। जब वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, उससे बातचीत करता है, जब उसके थॉट प्रोसेस निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस थॉट प्रोसेस में जो एरर होती है, हम उस एरर को आइडेंटिफाई करके उसको रिप्लेस किया जाता है दूसरे थॉट के साथ, करेक्ट थॉट के साथ। तो एक तरह से साइकोलॉजी की काउंसलिंग की प्रोसेस में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। तो जब आपका नजरिया बदलता है चीजों को देखने का, तो आप बेहतर महसूस करते हैं। यदि आप नकारात्मक विचार आपके अंदर रहते हैं, तो नकारात्मक विचार से आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ती है, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आते हैं। अगर उन्हें मैनेज ना किया जा सके, तो वो आगे चल के सुसाइड के आइडिएशन आने लगते हैं, मरने के ख्याल आने लग जाते हैं, जो कि आजकल आप OCD देखते हो गया, हैं, आपका डिप्रेशन ओसीडी हो गया, ये सब चीजें तो इन उसी सब से। चीजों के पीछे अगर आप देखोगे, कहीं ना कहीं जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। हमारे अंदर की जो बायोलॉजी है वो भी है, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी को कितना रिस्पॉन्सिबल आप समझते हैं जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं? जैसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं आजकल, जैसे कई जगहों पे सिचुएशन पैनिक हो जाती है थोड़ा सा, बिल्कुल। तो काफ़ी लोग, मैंने देखा कि बहुत से लोग, आमतौर लोग आपका एंजाइटी की बहुत समस्याएं लेकर हमको मिलते हैं। देखिए, ये तो बहुत कॉमन है, मतलब ये जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, हर एक इंडिविजुअल, अभी आप कुछ अगर रिसर्च स्टडीज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर तनाव से लड़ने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड। ये मोड इमरजेंसी मोड के लिए दिया गया, मतलब शरीर के अंदर है, जब आप वास्तविक खतरे में हो तो वो एक्टिवेट हो जाता है, सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अभी आप देखोगे कि हम अपने पूर्वजों के कंपैरिजन में, जो जंगलों में रहते थे, हम बहुत सुरक्षित जगह में, तो अब हम वास्तविक खतरों में नहीं है। अभी हमारे सारे जो खतरे हैं वो काल्पनिक है, कि मैं नौकरी आधे से ज्यादा चिंताएं तो काल्पनिक है कि नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, अगर मेरे को ये बीमारी होगी तो क्या होगा। तो जो ये क्या होगा कि हमें जो बीमारियां हो गई हैं, जिसमें हम अपने लाइफ का एक वर्स्ट चीज को देखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उतने भर से हमारे अंदर का ये जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है, जो इमरजेंसी मोड है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लड़ो या भागो मोड, ये एक्टिवेट हो जाता है। जिसके एक्टिवेट होने से हमारे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंज हो जाते हैं। यानी कि समझो कि आपको कोई लड़ाई कर रहा है, तो उससे लड़ने और भागने के लिए, दोनों के लिए ताकत चाहिए।
जो आपके काल्पनिक खतरे हैं उससे भी आपके अंदर क्या होता है, वही सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे हमारी बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन निकलने शुरू हो जाते हैं। वो कॉर्टिसोल है, वो एड्रेनलिन है, अगर ये ज्यादा अमाउंट में निकलेंगे टेस्टोस्टेरोन तो वगैरह ये भी शरीर को बढ़ते हैं। नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं वो स्ट्रेस से जनित हैं, जैसे कि डायबिटीज 2, जैसे कि हार्ट डिजीज, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि मुंह में अल्सर हो जाना। तो जब बहुत ज्यादा तनाव रहता है तो पेट का अल्सर, तो बिल्कुल बॉडी में पेन हो जाना, कंधों में दर्द रहना, हड्डियों में दर्द होना, तो बहुत सारे जो पेन है वो साइकोलॉजिकल रीजन से होते हैं, पर लोगों को पता नहीं है। पता नहीं। कुल मिलाकर मनोविज्ञान पढ़ना अपने आप में काफी रोचक है। काफी रोचक विषय है, लोगों को समझना चाहिए। अब लोग अवेयर हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि काउंसलिंग कराने की जरूरत है। पहले ऐसा समझा जाता था बातचीत से कोई कैसे ठीक हो सकता है, पर कोरोना के बाद से लोगों के अंदर ये समझ आई है कि साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी जरूरत है। समस्याओं के लिए जैसे हमें शारीरिक समस्याएं होती हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही हमें मानसिक समस्या होती है तो उसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। लोग बैरियर को तोड़ लें, लोग बातचीत कर रहे हैं, अब लोग आने लग गए, खुल के बताने पहले लगे। लोग हम खुल के भी समस्या नहीं आते थे, नहीं समस्या ये बताते। थी कि लोग क्योंकि सोचेंगे ये रोल पागल मॉडल है, नहीं है ये ना, है, हाँ, वो है। लेकिन अब तो हमने देखा बड़ी-बड़ी मीडिया इंडस्ट्री में भी देखे कई लोगों को मतलब मानसिक रूप से परेशानी हो गई। दीपिका तो पादुकोण दीपिका ने जिसने पादुकोण खुल के ने कहा कि खुल मेरे के अंदर कहा। सुसाइड आइडिएशन था। सुशांत राजपूत का सुशांत केस राजपूत देखते हैं तो बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे। तो जिन लोगों ने अप्रोच की उनको फायदा होता है। जी, जी। और जो दवा है वो चलाते रहें। सीवियर मेंटल डिसऑर्डर में ही दवा की जरूरत पड़ती है। वैसे नहीं पड़ती। 90% लोग जो हैं वो आप और हमारे जैसे लोग हैं, किसी को भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कुछ सिम्पटम्स को आइडेंटिफाई करें कि आपके व्यवहार में क्या चेंज आया है, आपके थॉट प्रोसेस में क्या चेंज आया, आपके रोज के एडजस्टमेंट में क्या चेंज आया है, उसको आइडेंटिफाई करें। और आपको लगता है कि वो चेंज सही नहीं है, आप नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंसलर के पास अप्रोच करनी चाहिए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू। करके, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इसी क्रम में अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कुलपति महोदया के ऑफिस में। कुलपति महोदय यहाँ पर प्रोफेसर सुरेखा डोंगवाल जी हैं। मैडम, पहले दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मौका मिला आपके इस प्रांगण को, कॉलेज को, कैंपस को कवर करने का, तो हम आए हैं। और पहले तो बहुत-बहुत बधाई कि शिक्षा के क्षेत्र में दून यूनिवर्सिटी अच्छे-अच्छे मुकाम हासिल कर रहा है। और देहरादून शहर की एक नीड थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी यहाँ पर हो जिसमें तरह-तरह के कोर्सेज़ हों। तो मैम, पहले तो यही जानना चाहूँगा कि दून यूनिवर्सिटी अन्य यूनिवर्सिटी से कैसे अलग है, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दून यूनिवर्सिटी अपने को दूसरे जो एजुकेशनल संस्थान है उनसे अलग करती है। सबसे पहला जो हमारा है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस किसी भी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में और मेरे ख्याल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इतना वेल इस्टेब्लिश्ड नहीं है या ना के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और 3 भाषाओं में हमारा PhD प्रोग्राम भी है, इंग्लिश को अगर हम एक्सक्लूड कर दें। बिल्कुल। और ये इतना पॉपुलर कोर्स है बच्चों के बीच में कि इसका बहुत ही टफ एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा। और बहुत ही इसमें हम लोग गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं हमेशा कि हमें थोड़ा सा पोजीशंस और सैंक्शन कर दे। ऑलरेडी हमारे पास पोजीशंस है, पर जितनी डिमांड है उसके अनुरूप हम सीट्स नहीं बढ़ा सकते। अच्छा। क्योंकि इसमें आपको लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, एटलीस्ट स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इतना आपको आना चाहिए। तो इसमें आप एकदम से कह दें कि हम 50 बच्चों को, क्योंकि करीब 500 बच्चे वेटिंग लिस्ट में रहते हैं, तो 500 बच्चों को आप कहें कि हम सीट बढ़ा देंगे, वो संभव नहीं है। अगर हमारे पास कुछ सैंक्शन पोजीशंस आ जाती हैं तो हम निश्चित इसकी सीट बढ़ाएंगे। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। मैम, जैसे कि पॉपुलैरिटी के मामले में ये लैंग्वेजेस का कोर्स है, ये काफ़ी पॉपुलर है, यूथ के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। लेकिन जैसे कि हम उत्तराखंड में ले रहे हैं, और यहाँ पर उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जो हमारे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ों से वो जिले आते हैं, तो एक बच्चों को कन्विंस करने के लिए, उनको इसके मतलब एडवांटेजेस बताने के लिए, कह सकते हैं ना कि मतलब एक अवेयरनेस के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि लैंग्वेजेस की जो हमारी बहुत सारे हैंड होल्डिंग कार्यक्रम चलते हैं। और जो अभी रिसेंट में आपको बताऊं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बॉडी डॉक्टर आशीष चौहान जी हैं, उनके साथ डाइट के थ्रू जो 10+2 का ट्रेनिंग सेंटर है, डाइट चढ़ी गांव जो पौड़ी गढ़वाल में है, उसके थ्रू हम 372 बच्चों को, अभी उसकी रिव्यू मीटिंग हुई इसलिए मुझे ये याद है, चाइनीज सिखा रहे हैं। अच्छा। और ये बहुत ही उनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उसमें हमने फाउंडेशन कोर्स करके अपना प्रिंटिंग मटेरियल भी उनकी सहायता से अभी लॉन्च किया है। और वो बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे बहुत ही फ्लुएंट चाइनीज समझने लगे हैं और बोलने लगे हैं। और उनका ये सपना है कि हम जब 12th कर लेंगे तो हम दून यूनिवर्सिटी आएंगे और चाइनीज भाषा में एडमिशन लेंगे। इससे पहले हमने जर्मन लैंग्वेज में ये चलाया था। तो जो हमारे विद्यालय हैं, उन्होंने कुछ विद्यालय इसमें सेलेक्ट किए हैं। वहाँ के बच्चों को रोज शाम हम ऑनलाइन
इसकी टीचिंग कर रहे हैं। हाँ। और इसके साथ ही अब हमने ये सोचा है कि हम कुछ टीचर्स को यहाँ पर इन पर्सन अपने कैंपस में इन हाउस ट्रेनिंग दें, क्योंकि हमेशा दून यूनिवर्सिटी इतनी हैंड होल्डिंग नहीं कर सकती, तो हैंड होल्डिंग के तहत उनको ट्रेनिंग दे दें और वो उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। और मुझे ये लगता है कि ग्लोबलाइजेशन के इस टाइम पे और जो 21st सेंचुरी में पूरा बिजनेस नेटवर्क बदल गया, उसके टाइम पे आपको अगर वो लैंग्वेज आती है तो आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज का बच्चा कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, बल्कि हम लोग इस बात से परेशान हैं कि वी वांट देम टू टेक एडमिशन इन एमए, अच्छा, बट आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर बीए उनको जॉब मिल जा रहा है एंड दे आर गेटिंग 75,000 90,000 1 लाख। सो उस उम्र में जब आपको इतना पैसा मिलने लगता है तो देन यू थिंक कि हम एमए करके कोई सबको टीचर बनना नहीं है, पीएचडी करके भी हमें क्या मिलना है। तो वो जो है हमारा अभी चल रहा है कि हम चाहते हैं एकेडमिक्स में भी आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर फॉरेन लैंग्वेज में प्रोड्यूस करें, क्योंकि आज हर स्कूल में आपकी फॉरेन लैंग्वेज है और जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्कूल है वो उन्हें 1.5 लाख रुपए तक का सैलरी देते हैं अपने टीचर्स को। तो इसका आयाम भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा हमारे पास स्कूल ऑफ डिज़ाइन है जो किसी भी स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में नहीं है, और स्कूल ऑफ डिज़ाइन एक दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड कोर्स है हमारा, जिसमें कि आपके ग्राफिक डिज़ाइन और प्रोडक्ट डिज़ाइन, और इसमें उनको अप्रेंटिसशिप में ही बड़ी कंपनियां हायर कर लेती हैं। अगर आप 4th ईयर के बी डैश हम डिग्री देते हैं तो बी डैश की डिग्री में अगर आप 4th ईयर के स्टूडेंट को पूछेंगे तो दे आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि कुछ काम हमारे पास कभी सरकार के आ जाते हैं, कभी बहुत सारा हमें प्रिंटिंग मटेरियल, कोई कॉफी टेबल बुक। हमारे गवर्नर साहब, हमारा दूसरा स्कूल बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो उसमें जो हमारे ऑनरेबल चांसलर हैं ही इज़ वेरी हैप्पी अबाउट द गर्ल्स होल्डिंग कैमराज एंड वो से एक वुमेन पावर मानते हैं, एम्पावरमेंट का एक तो उन्होंने बसंतोत्सव की पूरी कवरेज राजभवन में हमारे स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन यहीं के स्टूडेंट से करवाई है, टीचर्स के मेंटरशिप में कराई। तो उसके बाद हमने उसमें सर ने कहा एक कॉफी टेबल बुक भी आप बनाइए, तो बहुत अच्छी सी कॉफी टेबल बुक बनाई। तो इसको अगर डिज़ाइन के छात्रों ने डिज़ाइन किया तो फोटोग्राफी और राइटिंग मटेरियल सब टीचर्स ने उसके अंदर और स्टूडेंट की टीम ने किया। तो डिज़ाइन के बच्चे जब उस बीच जब हम उन्हें सर्च कर रहे थे कि आप लोग थोड़ा डिज़ाइनिंग कर दो, तो दे वर देयर सेटल्ड इन सम कंपनीज डूइंग देयर अप्रेंटिसशिप गेटिंग 40 to 50,000 ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप। सो बी डैश इज अनदर कोर्स। देन वी हैव, आप जब एंटर किए होंगे तो आपने राइट हैंड साइड में देखा होगा डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोधय मध्यम केंद्र, जहाँ पे ये कल हमारा उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन होने वाला है। तो ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें हम ज्योग्राफी और जियोलॉजी चलाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर नित्यानंद जी थे वो एक समाज सुधारक थे, वो आगरा के रहने वाले थे, लेकिन उत्तराखंड के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। बल्कि पृथक राज्य की अवधारणा अगर उनके दिमाग में एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट था उनका, और उसके लिए उन्होंने काम भी किया कि उत्तराखंड क्लियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने ज्योग्राफी, क्योंकि वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर रहे डीबीएस कॉलेज में, तो इसलिए हमारे पास बीए ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी, पीएचडी और बीएससी जियोलॉजी, एमएससी जियोलॉजी और पीएचडी, ये डॉक्टर नित्यानंद में चलता है। हमारे पास 5 करोड़ राज्य सरकार ने हमको दिए, जिससे हमने जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जीआईएस लैब वहाँ पे इस्टेब्लिश की है। वो भविष्य में एक बहुत अच्छा शोध केंद्र होगा, क्योंकि 2 परियोजनाएं, एक यूके गवर्नमेंट के साथ चल रही है, लंदन के प्रोफेसर्स उसमें हैं, और एक हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने हमें 56 लाख रुपए की डिजास्टर और हिमालयन जियोलॉजी के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया है। तो हम ये सोचते हैं कि धीरे धीरे वो एक ऐसा केंद्र बन जाए कि आपको हिमालय के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप चाहिए तो हम आपको ये कह सकें कि आप हिमालय सेंटर में जाइए, वहाँ जो प्रोफेसर्स हैं उनसे आप इसको मैम जैसे मैं देख पाया हूँ कि 93 एकड़ में आपका कैंपस, मतलब काफी लंबा चौड़ा कैंपस आपका है। अदर 53 है, 53 एकड़ है। हाँ, ये 53 एकड़ है। 53 एकड़ भी काफ़ी पास। होता है, 53 एकड़ भी काफ़ी होता है। और जो कैंपस को मैंने देखा है बाहर से, इसका मतलब जो इसकी वास्तुकला कहिए, कुछ भी कहिए, काफ़ी मतलब अच्छा मुझे लगा। लेकिन जब इतना गवर्नमेंट इतना फंड इस पर खर्च करती है तो कहीं ना कहीं, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हमारा होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो स्टेट फंडेड हो या गवर्नमेंट कह सकते हैं हम लोग, उनका एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, उनका क्या होता है कि बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देखेंगे जगह जगह होल्डिंग लगे होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा हाई फाई होगी, वहाँ बच्चे एडमिशन
भी ले रहे हैं, कुछ बच्चे तो इसलिए एडमिशन ले पा रहे हैं कि लैक ऑफ नॉलेज, उन्हें नॉलेज नहीं कि दून यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जाएं। तो उसके लिए कभी आपने अपने स्तर से, क्योंकि आप कुलपति हैं तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि अपने स्तर से कुछ ऐसा कि एडवर्टाइजमेंट को ऐसा करा जाए कि लोगों को ये पता चले कि जो दून यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकली है, मतलब आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कि मैं बच्चों से कह रहा था, इन्होंने कहा कि हमें इतने इकोनॉमिक उसमें यहाँ पर कोर्स करने को मिल रहा है, फैकल्टीज हमारी वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि आपको पूरी देहरादून शहर में नहीं मिलेंगी कहीं, बहुत ही अच्छे और फिर उसके बावजूद हमें इतने कम उसमें मतलब फी किसी स्ट्रक्चर में मिल रहा है। तो एक जो कमी मुझे लगती है स्टेट फंडेड वो या गवर्नमेंट कॉलेज की, एडवर्टाइजमेंट जो हमारी एजेंसी कह सकते हैं या वो पार्ट गए, वो भी जरूरी है आज की डेट में। उसके लिए कुछ प्रयास आप करेंगे? आज जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया से 3.5 साल पहले, तो मुझे ये लगा, ये विजिबिलिटी की प्रॉब्लम जो आपने बताई कि आपकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है, एंड वी हैव टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ दून यूनिवर्सिटी, गो बियॉन्ड इट, इनवाइट पीपल। जैसे आप आए हैं तो हम आपको होस्ट करें, आप हमारे बारे में बताएं, ये हमने महसूस किया। जैसे कल जो प्रोग्राम हो रहा है, इससे आप लगाइए गवर्नमेंट के सारे चैनल से दून यूनिवर्सिटी का ही एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। दून यूनिवर्सिटी में ये प्रवासी उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन हो रहा है, ये चीज हमने महसूस की। अगर हम डायरेक्टली, सॉरी टू इंटरप्ट, कल का जो आपका सम्मेलन है इसमें चीफ गेस्ट कौन कौन होने वाले हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह मुख्यमंत्री जी आएंगे, और बहुत ही जो सेलिब्रेटेड हमारे प्रवासी हैं, लाइक तिग्मांशु धूलिया जी, माननीय शिवपुरी, वरुण बडोला, ये सारे लोग आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के, सब जो मतलब कई स्टेट में इस समय चीफ सेक्रेटरी यहाँ उत्तराखंड के हैं, तो शायद राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी इस समय आ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, वेस्ट बंगाल में चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से, तो ऐसे सारे लोग आ रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम को होस्ट करने के पीछे भी यही हमारा एक मकसद रहता है कि इस चीज को यहाँ के बच्चे सबसे पहले समझें कि हमको दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है। आपको CUT के जो एकदम अब वहाँ जो परसेंटाइल का प्रेशर है, उस प्रेशर को झेलने की जरूरत नहीं है। वी आर हियर, वी हैव आवर ओन सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट, उसकी आप तैयारी करें। और दून यूनिवर्सिटी में आपको जो आपने बताया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, तो आपको कम पैसे में एक क्वालिफाइड फैकल्टी, अगर आप हमारे फैकल्टी मेंबर से भी आप मिले होंगे, उनका रिसर्च से लेकर टीचिंग लर्निंग से लेकर दे आर द बेस्ट, और वो उसको आपको दे रहे हैं बच्चे। उसका सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट जो हमारा प्लेसमेंट और ट्रेनिंग सेल है, वो भी आपने डॉक्टर स्वाति बेश से बात की होगी, तो वो बहुत ही प्रोफेशनली उसे चला रही हैं। तो ये सारी सुविधाएं और इनकी विजिबिलिटी थ्रू बहुत सारे डिफरेंट मोड से हम लोग लगातार कर रहे हैं। डिफरेंट, हमने अपनी बाउंड्रीज को खोला है। ये मेरा भी कमिटमेंट रहा कि इसको हम एक आइलैंड की तरह ना रखें कि लोगों को पता ही ना लगे। वैसे भी NEP में आपको जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने दी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात का प्रोविजन है कि ये आपके लिए ही नहीं है। आपको क्लस्टर, आप हमारी लैब्स जाएंगे तो ये वर्ल्ड क्लास लैब्स हमारे पास हैं। तो ये लैब इसलिए नहीं है कि दून यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र इनको देखें, तो इसके तहत हमने बहुत सारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम किए पहाड़ में रहने वाले 10+2 के बच्चों के लिए, कि आप साइंस को जाने, आप केमिस्ट्री को जाने, फिजिक्स को जाने। ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर से एक्सपर्ट लोग यहाँ आए और उन्होंने बच्चों को, जैसे केमिस्ट्री इज फन, फिजिक्स इज फन, इस टाइप की हैंड होल्डिंग करके गांव के, ग्रामीण अंचल के बच्चों को यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स को कराया। और ये हम लगातार कराते हैं। साइंस टीचर के लिए हम लगातार 10+2 के देहरादून के जितने साइंस टीचर्स हैं, उनके लिए अभी हमने एक हैंड होल्डिंग प्रोग्राम कराया। CBSE के डायरेक्टर यहाँ पर आए, उन्होंने अपने CBSE के हर स्कूल से कहा कि अपने विज्ञान के टीचर को वहाँ भेजिए दून यूनिवर्सिटी। तो हम डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट के बदले ये प्रेफर करते हैं कि हम अपने से जो थोड़ा सा मार्जिनलाइज सेक्शन है, उन बच्चों की हैंड होल्डिंग करें। हम अपने सैटरडे में बच्चों को यहाँ विजिट करवाते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये दीपनगर में जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, उनके बच्चों से हमारा MOU कोलैबोरेशन, एंड दे यूज्ड टू विजिट आवर लाइब्रेरी, आवर लैब्स, और कंप्यूटर लिटरेसी भी हमने एक प्रोग्राम चलाया, फाइनेंशियल लिटरेसी भी उनके लिए एक प्रोग्राम चलाया। तो अब मुझे लगता है कि अब और
कुछ साल पहले में अब काफी काफी फर्क आया है। और शुरू में तो मुझे याद है कि मैं भी पास में ही हमारा घर हुआ करता, तो शुरू में मुझे मालूम है कि दून यूनिवर्सिटी तो बन तो गया था, लेकिन ये पता नहीं बना था कि इसमें कोर्स कौन से चलेंगे, टीचर्स कितने अंदर हो क्या रहे हैं, कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं था। ये कमी मैंने महसूस की थी, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जब मैं आई थी मुझे लगा कि वी आर नॉट आइलैंड, हम एक सोशल अकाउंटेबिलिटी हमारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये नहीं कि गवर्नमेंट आपको लाखों रुपए दे रहा है और आप अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं आप किसी को बता रहे हैं। तो उसके तहत हमने अपने दरवाजे खोले और हमने इवन संस्कृति में, जैसे अभी इगास का पर्व हमारे फील्ड में होगा और उसमें सबके लिए ओपन है सारा, जो क्योंकि इगास अभी मतलब होने वाला है शायद 11 दिन बाद, दिवाली के 11 तारीख को है। और कोविड के बाद एक डिप्रेसिंग सा माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने चक्रव्यूह नाटक, हमारे ही जो हमने थिएटर खोला है यहाँ पे, सेंटर फॉर फोक परफॉर्मिंग आर्ट एंड थिएटर उत्तराखंड का। कोविड के टाइम पे तो यहाँ माहौल काफी अच्छा रहा होगा एज कम्पेयर टू दिल्ली, बेंगलुरु वगैरह, है ना। तो उसके इमीडिएटली बाद हमने पब्लिक के लिए बाकायदा पर्चे बांटे और उन्हें कहा कि आप चक्रव्यूह नाटक को देखने आइए, फील्ड की परफॉर्मेंस है तो थोड़ा सा आप अच्छा महसूस करेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें कि हम एकदम गुमनाम ना रहे, हमारी विजिबिलिटी पब्लिक में। मैं जब आ रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप जब जाएंगे तो किसी मतलब से पूछिएगा वहाँ पे कि दून यूनिवर्सिटी घूमने का बहुत मन करता है, लेकिन हम लोग कैसे जाएं हमें जानकारी नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा समय नियत रखें। वो मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग लोग जिसे कह सकते हैं, तो हम लोग जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, लेकिन कैसे जाएं। तो काफी लोग आना चाहते हैं लेकिन गेट देके फिर वापस चले जाते हैं। हमने एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला है बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए तो होना ही चाहिए। शाम को 1 घंटा और सुबह 1 घंटा, समर में अलग है, विंटर में अलग है। तो वो गेट में उनकी पूरी एंट्री है और बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। आपने एंटर करके देखा होगा, हमने एक हरेला पथ बनाया अलग से चलने के लिए। तो वो हरेला पथ में बुजुर्ग अपना घूमते हैं ताकि वो सेफ रहे। जो बच्चे बाइक चला रहे हैं, सोमवार को हर महीने के सोमवार हमारा नो व्हीकल डे है कि हम बच्चों को एनकरेज करते हैं कि व्हीकल अंदर आप, अभी तो हम वंस इन अ मंथ कर रहे हैं और मुझे मालूम है ये बिना स्टूडेंट की हेल्प के हो नहीं पाएगा। तो डे स्कॉलर तो मैक्सिमम बाइक स्कूटी से ही आते हैं। उसमें ये दिक्कत है कि यहाँ पर थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब जनता को आवश्यकता पड़ने लगी है, अब काफी पब्लिक यहाँ पे रहने लगी है आसपास के एरिया में, तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है उसके बाद अपनी बाइक लेके, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो नहीं चाहते हैं कि अपना दुपहिया वाहन बहुत सेफ नहीं है चलाना, तो वो भी चाहते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। तो उस पे भी हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ने बस नहीं चलाई अभी तक अपनी। हाँ, यूनिवर्सिटी में बस यूनिवर्सिटी एक्चुअली बस एक बहुत ही एडिशनल बर्डन होता है कि आपको फिर सब कुछ उसमें स्टाफ भी रखना है, सारी चीजें रखनी है, तो वो हमने अभी नहीं चलाई है। लेकिन ट्रांसपोर्ट में हमारे जो MLA हैं यहाँ के स्थानीय विनोद चमोली जी और अब हमारे MP हैं, ये सारे लोग भी समय समय पर इसकी समस्या को लेते हैं क्योंकि हर एक का इसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि आपको उत्तराखंड में एक ऐसा विश्वविद्यालय क्वालिटेटिव एजुकेशन जो दे, वो विश्वविद्यालय होना है क्योंकि इतना फास्ट चेंजिंग है एजुकेशन सेक्टर। आप तो खुद इतने अच्छे संस्थान से पढ़ के आए, इतना फास्ट चेंजिंग है कि हमें नहीं मालूम 5 से 7 साल के बाद AI और साइबर सिक्योरिटी और ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी जब आपको टेक ओवर कर देगी, क्या हमारे टीचर्स की उसके लिए तैयारी है। तो हम लोग हर बार हमने अपना LMS सिस्टम डेवलप किया है, अपना ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, टीचर्स उसमें अपने वीडियोस डालते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी बड़े पोर्टल हैं, जैसे मुझे अगर अपने सब्जेक्ट का कोई लेक्चर चाहिए तो हम गूगल में सर्च करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि लोग सर्च करें और दून यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर उसमें दिखाई दे, ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपको विद इन यूनिवर्सिटी अब ये आपका वर्क प्लेस नहीं है, आपका वर्क प्लेस ग्लोबल है। आपको जो कम्पीट करना है वो ग्लोबली करना है, आपको केवल 10 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ये ग्लोबल हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम है, हमारे बच्चे कुछ फॉरेन से क्रेडिट लेते हैं, हमारा क्रेडिट ट्रांसफर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और हमारे यहाँ अब हम इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि फॉरेन स्टूडेंट्स यहाँ पर आए। अभी हमारे यहाँ बेल्जियम का एक बच्चा पढ़ने आया है जो कि यूरोप का इधर आना मुश्किल जैसे कि उत्तराखंड के जो यहाँ के छात्र हैं, यहाँ के मूल निवासी, उनके लिए कुछ सीटें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिजर्व रखी है। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आए, जैसे कि हमने देखा IMC में क्या है कि फॉरेन के स्टूडेंट भी यहाँ पर जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए आते हैं वहाँ पे।
तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है हमारा कि ऑन एंड एबव, क्योंकि उससे थोड़ा सा ग्लोबली हम लोग थोड़ा सा हमारा उनके लिए एडिशनल सीट्स हैं, ऑन एंड एबव है। सपोज हमारा 20 इनटेक है और किसी फॉरेन के बच्चे ने अप्लाई किया है तो हम उसे 21 कर देंगे। सो ऑन एंड एबव है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सीट्स फॉर देम एंड नाउ वी आर ट्राइंग विद द हेल्प ऑफ आवर एम्बेसीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री कि हमारे MBA में और हमारे फॉरेन लैंग्वेज में, जैसे जैपनीज एक बच्चा है, एक बेल्जियम का बच्चा है, शायद वो इसलिए उन्होंने एडमिशन लिया अपनी ही भाषा में कि वो ये देखना चाहते हैं कि उनकी नेटिव लैंग्वेज को एक फॉरेन कंट्री कैसे पढ़ा रही है। और आज ही सुबह मेरे पास जायका वाले आए थे जो जैपनीज का मैं मिला उनसे अभी प्रोग्राम है, तो वो एक अपनी नेटिव फैकल्टी को वो हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाली है। और स्पेनिश में हमारी नेटिव फैकल्टी है, चाइनीज में हमारी ताइवान से फैकल्टी तो कुल मिला के मतलब स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के क्षेत्र में दून यूनिवर्सिटी कुछ न कुछ अद्वितीय अद्भुत करने वाला है। बिल्कुल वो करेगा। और फिजिकल साइंस और एनवायरनमेंट साइंस वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पास पर्स की ग्रांट है 6 करोड़ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, परस्यूइंग यूनिवर्सिटी इन रिसर्च एक्सीलेंस। इस ग्रांट के तहत अभी 9 तारीख हमारा इंडस्ट्री एकेडेमिया कॉन्क्लेव स्थापना दिवस के है और वो इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं। और अब भारत सरकार का इस बात पे जोर है कि आप आउटकम बताइए। अब ये नहीं कि हमने कॉन्क्लेव कर दिया, उनको बिठा दिया, उन्होंने कहा हमारी सन फार्मा ऐसी है, हमारी रेड्डी डॉक्टर रेड्डी ऐसी है, ये करना नहीं है। ये करना है कि वो हमारी कैसे मदद करें, हमारा करिकुलम उनकी डिमांड के अनुसार कैसे ठीक हो, और हम अपने स्टार्टअप्स जो उत्तराखंड के उनकी हैंड होल्डिंग क्या दून यूनिवर्सिटी कर सकता है, क्या हम इतने सक्षम हैं। हमारा एक इंडिया, पता नहीं उनको आप नहीं मिले होंगे, डॉक्टर सुधांशु जोशी, वो उसके कोऑर्डिनेटर है। हमारा एक सेंटर फॉर इंडस्ट्री इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप उनसे मुलाकात जो कि हमने एक कंपनी बना दी है। अच्छा। और वो सेक्शन 8 में कंपनी रजिस्टर्ड है हमारी। वो हमने इसलिए बनाई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा इंटर्नशिप की जरूरत है। हमारा अपना इंडस्ट्री का नेटवर्क नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को कहाँ इंटर्नशिप कराएंगे। फिर आप और करके उसमें कुछ डाल देंगे कि एक पेपर लिख लो, फिर आप वो ही रद्दी के कागज इकट्ठे करने लग जाएंगे। तो हमारा इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप है। अगर उसको इंटर्नशिप इंडस्ट्री में लेनी है तो हम उसके लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं कि वो इंडस्ट्री में ही इंटर्नशिप ले। तो वो इंडस्ट्री का नेटवर्क हमारे पास है और हम बहुत सारे स्टार्टअप की हैंड होल्डिंग हमने शुरू कर दी है। अब हम सीरियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास लैब्स हैं, हमारे पास रूसा की ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। तो 20 करोड़ पहले मिली थी, 20 करोड़ अभी PM ऊषा करके सैंक्शन हुई है दून यूनिवर्सिटी के लिए। उससे हम बहुत ही ऐसे इक्विपमेंट और ये पर्स ग्रांट से हम ऐसे इक्विपमेंट एक्वायर कर पाए हैं जो रेयर है, जो आपको ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे। तो हमारे पास करीब 20 से 22 करोड़ की फंडिंग एक्सटर्नल एजेंसी से, DST से, और अब जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया जिसमें सारी फंडिंग एजेंसी मर्ज करेंगी, तो उससे भी हमको बहुत फायदा आगे मिलने वाला है क्योंकि इस बजट में रिसर्च ग्रांट बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ाई है भारत सरकार ने। और उनकी नज़र ऐसे संस्थानों पे भी है कि जो आपने कहा इनविजिबल होते हैं, छोटे संस्थान होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और अदरवाइज IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये तो खैर है, ग्रांट में उन्हीं का एक रोल होता है। तो अब धीरे धीरे हम लोग उस ट्रैक पे चल पड़े हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि इसके ये एक अपने आप में एक ऑप्शन बने। और मैं आपको बहुत ही, आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू कि इस समय बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आए जिन्होंने अपना CUT का स्कोर बताया अपने बच्चों का कि दे ऑलरेडी गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बट वी वांट दैट दे शुड टेक एडमिशन हियर, दे शुड बी हियर। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उन्होंने रीजन बताया। देखिए कोविड के बाद ये भी माइंडसेट में चेंज आया है। एक 2 बच्चे हैं, अब उन्हें दिल्ली भेज रहे हैं, फिर उनके खाने के इश्यूज हैं, रहने के इश्यूज हैं दिल्ली में, तो वही ज्यादा इश्यूज हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे इवन कि यहाँ का बच्चा अगर दिल्ली जाएगा तो उसे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर वहाँ का बच्चा यहाँ आएगा तो उसे उतनी दिक्कत नहीं होने वाली। ये बात तो है मैम। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं और आप इस इतने बड़े विश्वविद्यालय की कुलपति हैं, तो आपके बारे में जानना भी हमारी थोड़ा सा नैतिकता भी हो, हमारी रुचि भी बनती है। तो मैम थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई कहाँ से हुई और आपकी वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी कैसे रही? मेरी प्रारंभिक शिक्षा शिशु मंदिर से भी, सरस्वती शिशु मंदिर श्रीनगर गढ़वाल से भी, और मेरा जन्म कर्णप्रयाग में हुआ। लेकिन व्हेन आई वाज जस्ट 2 years old,
फादर ने हमारे श्रीनगर में हमको सेटल कर Settle दिया कर कि ये दिया। पढ़ने वाला शहर है, हाँ। और उनका अनुमान सही निकला। उस समय बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि आप उन्हें देहरादून में बच्चों को सेटल कर दीजिए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा टूर एंड ट्रैवल वाला जॉब था। तो उन्होंने श्रीनगर को महत्व दिया, और मुझे लगता है कि वो सही हुआ, सारे भाई बहन ठीक ठाक पढ़ गए। उसके बाद मैं देवप्रयाग डिग्री कॉलेज में मैंने अपना फर्स्ट टीचिंग असाइनमेंट शुरू किया, और उसके बाद मुझे बहुत ही जल्दी, मतलब मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, बट मैं भाग्यशाली थी कि मुझे 22वें वर्ष में विश्वविद्यालय में परमानेंट जॉब मिल गया डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। अच्छा। तो मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, जो मेरा मूल विभाग है और मूल श्रीनगर में ही? विश्वविद्यालय है वो श्रीनगर है, वहीं पर ही आप मेरी प्रोफेसर हो पढ़ाई गई? हुई, और वहीं मैं देवप्रयाग डिग्री कॉलेज में पढ़ाते प्रोफेसर हो गई। असिस्टेंट प्रोफेसर टेहरी में मैंने ज्वाइन टेहरी। किया। टेहरी कैंपस था, हमारे 3 पुरानी कैंपस टेहरी थे। में रहा होगा उस समय। पुरानी टेहरी था उस समय, अच्छा, डूबा नहीं था डूबा टेहरी। नहीं तो वहाँ मैंने अपने 1990 में ये परमानेंट जो टीचिंग की यात्रा है वो शुरू करी गढ़वाल विश्वविद्यालय से, और उसके बाद मैं श्रीनगर 94 में आफ्टर मैरिज, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, तो मैं वहाँ आ गई, और उसके बाद मैं श्रीनगर में ही रही, और वहीं से मैं एमफिल हूँ। हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड, बहुत ही अच्छा श्रीनगर में तो डिपार्टमेंट बिल्कुल। श्रीनगर का था, अब तो NIT हो गया आई थिंक। और वहाँ हमने सारा आगे पढ़ा, वहीं जॉब लगा। उसके बाद में 2021 जनवरी में मैंने एज ए वाइस चांसलर यहाँ पर ज्वाइन किया, और मुझे उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की ड्राफ्ट कमेटी का UCC ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर आप, मैं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। हाँ, कमेटी ठीक के है। मेंबर भी बनाया, तो ये वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। उसके बाद फिर रूल मेकिंग कमेटी का मेंबर बनाया, और अब हम जो रूल इम्प्लीमेंटेशन है, जो अब बन गया है, इम्प्लीमेंटेशन, हाँ। वो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी कोई डेट उसकी डिक्लेयर करेंगे, तो उसके बाद ये इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो जाएगा। तो उसमें भी एक इंगेजमेंट रहा अलोंग विद दिस सेटलमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। और पहाड़ में बहुत ज़्यादा सोशली नेटवर्क से भी मैं जुड़ी रहे होंगे, और बिल्कुल। विशेषकर मुझे बहुत रुचि है पहाड़ की महिलाओं के बारे में। मैं तो खुद ही वहाँ से हूँ, तो मैंने वो जीवन भी देखा है, गांव में भी जीवन देखा है कि वो उनका जो एक ओरिएंटेशन है वो बहुत टफ है, बहुत टफ है, और उनका वो DNA भी उतना ही टफ हो गया। वो हार नहीं मानती, और जितने भी बड़े आंदोलन हुए, विश्वविद्यालय को स्थापित करने का आंदोलन रहा हो, गढ़वाल विश्वविद्यालय, जंगल बचाओ आंदोलन रहा हो, कुछ भी और रहा हो, अलग राज्य का आंदोलन महिलाओं ने लड़ा। सब कुछ यहाँ के जो नरेंद्र सिंह नेगी के गानों में सब दिखता है। वो जंगल बचाओ, हिमालय बचाओ, हिमालय बसाओ, और एंटी लिकर मूवमेंट, और जितने भी मूवमेंट, इंजरी माई और इन सब के बारे में आपने सुना, ये सारा एक स्ट्रॉन्ग जैसे नीड बेस था। ये नहीं कि उन्हें आंदोलन का शौक था, लेकिन उनकी आवश्यकताएं ऐसी थी। और मैं इस जो गढ़वाल विश्वविद्यालय को स्थापित करने का आंदोलन था, उसके बारे में जब मैं कभी सोचती हूँ, तो आप सोचिए वो एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पे एक माँ, जिसको हम तथाकथित कहते हैं अनपढ़, और हम तो तथाकथित पढ़े हैं, तो वो अनपढ़ माँ ने ये महसूस किया कि उसकी बेटी को अनपढ़ नहीं करना। ये बात है। और गढ़वाल विश्वविद्यालय का उस इलाके में, और कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुमाऊं के इलाके में 50 वर्ष दोनों विश्वविद्यालय को हुए हैं, एक इतना बड़ा योगदान है। बिल्कुल। उससे पहले आगरा था, फिर मेरठ था, फिर इलाहाबाद, सब जगह से हम एफिलिएटेड थे, और उसके बाद हम गढ़वाल विश्वविद्यालय बने, और उसने हमें न केवल मुझे, मेरी पहले वाली पीढ़ी को ये मौका दिया 1973 ऑनवर्ड्स कि हम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हो पाए, यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन पूरी कर पाए, वहाँ पे अपना शोध कार्य कर पाए, और उसके बाद अपने जीवन को एक लाइन देने में सफल हुए। और मेरे जैसे हजारों लड़कियां, लाखों लड़कियों ने वहाँ से एजुकेशन ली होगी, और वो अपने अपना मुकाम उन्होंने हासिल किया होगा। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए पहाड़ की महिला को अगर क्रेडिट दिया जाए तो क्रेडिट उसी पे जाता है। बहुत ही जब लड़ने की बारी आती है तो वो अपने सबसे आगे खड़ी होती है, और उस लड़ाई में एक मुकाम भी हासिल करती है। तो अब जो मुझे ये लगता है जो आत्मनिर्भरता वाली बात है, अगर हम वहाँ महिलाओं की आत्मनिर्भरता में कुछ अलग एंगल से देखिए, सारे लोग मिलेट नहीं उगाएंगे, सारे लोग आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं जाएंगे, उनके रोजगार के लिए जिस दिन हम वहाँ पे व्यवस्था कर देंगे, मुझे लगता है उस दिन पलायन रुक जाएगा।
जिस दिन हम महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था मतलब करने को हमें बच्चों के भी बहुत करनी है, करना है, लड़कों के भी लेकिन करनी है, महिलाओं के लड़कियों के लिए भी करनी है। महिलाओं के क्योंकि महिला का श्रम जो है वो मुझे कई बार लगता है कि किसी कारण से अगर पति की नौकरी के कारण वो श्रमशील महिला माइग्रेट करती है तो आप देखिए हमने कितना नुकसान उस श्रम का भी कर दिया। वो अब एक कमरे के अपने किराए के मकान में या 2 कमरे के किराए के मकान में और अपने जो हस्बैंड या आर्मी में हैं या वो किसी जॉब में हैं, प्राइवेट में हैं, उस पैसे से अपने घर को चलाती है। लेकिन यहाँ उसका जो दैनंदिन कार्य है वो सुबह 5 बजे उठती है और वो जंगली जानवरों से भी लड़ रही है। वो अपने बुजुर्गों को, आपने देखा होगा कई गांव में केवल बुजुर्ग रह गए, वो उन बुजुर्गों की सेवा भी कर रही है, उनको लुक आफ्टर भी कर रही है। अपने बच्चों को वो ये एंश्योर कर रही है कि वो पढ़ाई करें, बेटी भी उसमें शामिल है। उस गांव में आप जाएंगे तो कोई माँ ऐसी नहीं है जिसने बेटी को ये कह के घर में रखा हो कि काम करना है, स्कूल उसने जरूर भेजा है, तो वो स्कूल भी जा रही है, उनका बच्चों के बदले भी वही काम कर रही है और वो कठिन दिनचर्या को आप 1 रूम फ्लैट और 2 रूम फ्लैट में बांध देंगे। तो उसके बारे में हमें चिंता सबसे पहले करनी है कि उसके रोजगार का क्या होगा। और वो इतना टफ जीवन जीती है बहुत। शादी में अगर आप कभी ये रिसर्च करें तो पहला मौका जिसको भी मिलता है, वो कोई भी, वो मैं भी हो सकती हूँ, कोई दूसरा भी हो सकता है, उसको लगता है कि पहाड़ को छोड़ना है। अगर शादी में उसको ऑप्शन मिलता है तो वो शादी के ऑप्शन से ही पहाड़ को छोड़ती है। और ये शायद तभी है जब वो मनी वाइज आत्मनिर्भर नहीं है। जब उसका वहीं पे कुछ होगा वहीं पर, तो वो फिर वहीं जो सारे लोग जॉब कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा अगर वहीं पर मौजूद हो जाए तो फिर क्यों पलायन करेंगे वो। तो ये चीज़ें तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जुड़िए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई इंटरव्यू ले रहा हूँ, बस मैं आपके साथ एकदम से मैं भी ऐसी आपसे गपशप ही कर रही थी कि कोशिश पूरी रहती है। और हमारी फैकल्टी और हम इसमें प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हैं दूनी विश्वविद्यालय में, ये इसलिए भी अलग है कि यहाँ कुछ करने का मन होता है। मतलब हम लोग 8 बजे शाम तक यहाँ बैठे होते हैं, पता नहीं लगता कि हमारा कोई ऑफिस टाइम है या नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। पूरे मिला के मन लग जाता है और अच्छा लगता है काम करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अब रजिस्ट्रार सर हैं दून विश्वविद्यालय के। सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए, कैसे दून यूनिवर्सिटी एक अलग यूनिवर्सिटी के रूप में पहचान बना रही है धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर। सर यहाँ पे हमारी एक हेल्प डेस्क होती है, स्टूडेंट जब भी आते हैं एडमिशन के लिए, तो एडमिशन से लेके कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में एक परमानेंटली उनको सहायता के लिए हमारी डेस्क रहती है। और चाहे वो डिग्री है, माइग्रेशन है, कुछ भी चीज़ उनके संबंधित वो होती है, तुरंत उनको अवेलेबल करने की व्यवस्था हमारी ओर दी जाती है। आने वाले समय में यहाँ पर सर ये भी देख रहे हैं कि कोर्सेज जो यहाँ पर हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के जो कोर्सेज हैं, ये थोड़ा सा यूनिक बनाता है इस मतलब विश्वविद्यालय को, और प्लेसमेंट भी उसमें काफ़ी अच्छी हो रही है छात्रों के लिए। तो आगे भी कुछ और लैंग्वेजेस जुड़ेंगी क्या, 4 लैंग्वेजेस के अलावा, कि और लैंग्वेजेस में बच्चों को कोर्सेज करवाए जाएं? अभी तो हमारा नेक्स्ट सेशन से नेक्स्ट सेक्शन जो आने वाला है। जी हाँ, हम कोशिश करेंगे। हिंदी लैंग्वेज हमारे पे है नहीं, हिंदी साहित्य नहीं है अभी यहाँ पर। हिंदी नहीं है जी, हिंदी साहित्य भी जरूरी है, हिंदी भाषा से राज्य हो गया तो काफ़ी जरूरी है। और हिंदू स्टडीज भी हम नेक्स्ट से शुरू करने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अगले सेशन से उसमें करेंगे हम। जी जी धन्यवाद। सर एक बात पूछ रहा था, जैसा कि पूरा कॉलेज हमने कवर किया, आज दिन भर से आप हमारे साथ ही हैं और पूरी हम कवरेज कर रहे हैं इस कॉलेज को। कुछ संदेश आप देना चाहेंगे यहाँ के छात्रों को, या जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से पास आउट हो गए या जो यहाँ पे आने वाले हैं? जो हमारे विद्यार्थी पास आउट होकर चले गए, उनको हमारा संदेश है कि वो विश्वविद्यालय से जुड़े रहें और अपने अल्मा मैटर को हर तरह से गाइड करें, उनकी मेंटरशिप करें, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ हैं, अनुभवी हैं। अपने एक्सपीरियंस को यदि इन विद्यार्थियों के साथ साझा करेंगे तो इनको जीवन में आगे बढ़ने में इनको कामयाबी, सफलता मिलेगी और इनको इनका मार्ग प्रशस्त होगा। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको मेरा संदेश है कि वे पूरे मनोयोग से, पूरे समर्पण के साथ, फुल कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ अपने स्टडी पे फोकस करें और अध्यापकों के साथ जो तालमेल है उसको और बढ़ाएं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन यदि किसी विद्यार्थी को है तो उसको क्लियर करके वो यहाँ से जाए। आपके समय में लगता है कि जो शिक्षक छात्रों का जो पहले जो तालमेल होता था उसमें और अब में कुछ बदलाव आया है? कई जगह पर हम देखते हैं कि शिक्षक और छात्रों के बीच में जो एक गैप रहता था, वो गैप अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो मेंटेन भी करा हुआ है। देखिए,
गैप की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम विद्यार्थी को समझेंगे नहीं तब तक शिक्षण कैसे प्रभावी होगा। विद्यार्थी के लेवल पर जाने की आवश्यकता है और उसके लिए हमारा विश्वविद्यालय परिसर में उस प्रकार का वातावरण निर्मित है। हम कोशिश करते हैं एक एक विद्यार्थी की समस्या को व्यक्तिगत रूप से जाने और उसको सीखने में यदि कोई दिक्कत हो रही है, यदि कोई विद्यार्थी स्लो लर्नर है तो ऐसा नहीं कि जो फास्ट है उनके साथ आगे बढ़ गए। स्लो लर्नर है उसको अलग से ट्यूटोरियल क्लासेस के माध्यम से अलग से टाइम दे करके उसको भी। क्या ये पॉसिबल होता है कि एक ही क्लास में एक बच्चा जो धीमी गति से सीख रहा है, स्लो ट्यूटोरियल है, दूसरा है जो थोड़ा तेज है, तो टीचर क्या शिक्षक मतलब कैसे मतलब एक बैलेंस बनाए कि अंतिम व्यक्ति को लेकर चले, अंतिम छात्र को लेकर चले? लगातार कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का सिस्टम है। टीचर क्लास के दौरान व्याख्यान के दौरान लगातार विद्यार्थियों को मॉनिटरिंग करते हैं, उनका इवोल्यूशन होता रहता है, लेकिन वो घोषित नहीं होता है। और हम ये भी नहीं बताना चाहते हैं क्लास में कि ये विद्यार्थी अमुक विद्यार्थी स्लो लर्नर है, क्योंकि उसमें नहीं तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। एक छात्रों पर एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में क्या दिखाया गया कि छात्रों का जो रिजल्ट होता है वो चिपका देते हैं, दीवार पे चिपका देते हैं। अब जो छात्र उसमें अच्छे अंक लिए आया वो तो खुश हो जाता है, लेकिन जो छात्र उसमें फेल हो गया या कम नंबर लाया उसके लिए बहुत शर्मिंदगी होती है, वो तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा डिप्रेस भी हो जाता है। तो सर ये जो रिजल्ट छापने वाली जो परंपरा है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? क्या लगा दिया एकदम पूरा चिट्ठा दीवारों पे? देखिए, जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड शिक्षा प्रणाली इस पर आज विमर्श हो रहा है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई आई है उसमें कोशिश है कि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर फोकस हो। जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सिस्टम से क्या था कि विद्यार्थी मार्क्स के लिए और परीक्षा के लिए तैयारी करते थे, लेकिन जीवन तो कोई सेट क्वेश्चन पेपर नहीं है। सही बात है। जीवन तो अनिश्चित है, इसमें अनिश्चितताएं हैं, संभावनाएं हैं। हाँ, इसलिए क्वेश्चन पेपर सेट करके या एग्जामिनेशन ओरिएंटेड शिक्षा पद्धति चूंकि वही चली आ रही है इसलिए वो ट्रेंड बन गया। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं कि विद्यार्थियों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और उनके सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है, जिससे वे स्किल में भी निपुण हो, कुछ न कुछ स्किल सेट उनको दिया जाए, वैल्यू एजुकेशन उनका हो, जो गुरु संवाद गुरु शिष्य परंपरा आप कह रहे थे वो मूल्य संवर्धित शिक्षा से आएगी। तो वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज भी हैं, सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी हैं और उनको पूरा बैकग्राउंड तैयार करने, जिस तरह से कि सब्जेक्ट का पूरा बैकग्राउंड उनके मन मस्तिष्क में बैठे क्लैरिटी के साथ, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उनका क्लियर हो, इस पर पूरा फोकस है ताकि विद्यार्थी एक जिम्मेदार। तो आज हमने आपको पूरा दून यूनिवर्सिटी जो ये विश्वविद्यालय है देहरादून में खूबसूरत सा कैंपस इसको कवर किया और आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हमारे प्रत्येक डिपार्टमेंट के एचओडी से बात हुई, यहाँ पर जो कुलपति महोदया हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें इस विश्वविद्यालय में आकर। और हम ये भी चाहते हैं कि दर्शकों के माध्यम से इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि जिनको नहीं मालूम कि दून यूनिवर्सिटी में किस किस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं उनको पता चले और आपको मौका मिले दून विश्वविद्यालय का पार्ट बनने का, यहाँ पर एजुकेशन लेने का और इस संस्थान से कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए।